तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए ड्रैगन बॉल की एक फैन मांगा का मूवी वर्जन लेकर आ गया हूं। और दोस्तों, आज की मूवी वीडियो में हम जो स्टोरी कवर करने वाले हैं वो है ड्रैगन बॉल एक्स की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका मूवी वर्जन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी मूवी को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल जीटी के एंड में। ड्रैगन बॉल्स ने ना जाने हमारे धरती की कितनी बार रक्षा करी है, पर ड्रैगन बॉल्स के बार बार गलत इस्तेमाल की वजह से ड्रैगन बॉल्स में काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो गई थी और इस चीज़ पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और आखिरकार उस नेगेटिव एनर्जी ने एक डार्क ड्रैगन की फॉर्म ले ली। उस सारी की सारी ईवल एनर्जी ने 7 बुरे ड्रैगन्स को जन्म दिया और इन सभी ड्रैगन्स ने धरती पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ड्रैगन जो कि 1 स्टार ड्रैगन बॉल का था, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था और उसने बाकी सारी ड्रैगन बॉल्स की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। पर आखिरकार वो गोकू ही था जिसने उस ईवल ड्रैगन को हरा दिया और ना सिर्फ धरती बल्कि पूरे यूनिवर्स की रक्षा करी। इसके बाद गोकू शेनलोंग के साथ मर्ज हो गया और इस दुनिया से गायब हो गया। पर कोई चीज़ है जो धरती के कामे को परेशान कर रही है। मिस्टर पोपो कामे से पूछते हैं कि कामे, कोई गड़बड़ है क्या। डेंडे, जो कि अब कामे बन चुका है, वो बोलता है कि नहीं मिस्टर पोपो, मैं तो बस ईवल ड्रैगन्स के जन्म के बारे में सोच रहा था। मुझे अभी कुछ याद आया जो कि मुझे नेमेकियर एल्डर्स ने बताया था। काफ़ी सालों पहले एक समय था जब नेमेक पे स्पेस पायरेट्स हमला करते रहते थे और हमारे प्लैनेट को तबाह करते रहते थे और इसी वजह से हमारे को नेमेक की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल बार बार ही करना पड़ता था। पर हैरानी की बात यह है कि उस वक्त नेमेक की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल धरती की ड्रैगन बॉल्स जितना ही किया जा रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा ही किया जा रहा था। पर कभी किसी ने मुझे ईवल ड्रैगन्स के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही नेमेक तबाह होने के बारे में। मिस्टर पोपो कामे से बोलते हैं कि कामे, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है। डेंडे बोलता है कि मुझे नहीं पता मिस्टर पोपो, मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गोकू ठीक हो। धरती पर गोकू की जीत के बाद सब गोकू के घर पे मिल रहे होते हैं और उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस वक्त तक किसी ने रियलाइज़ ही नहीं किया है कि गोकू अब कभी वापस नहीं आने वाला, सिवाय एक शख्स के। ये शख्स है वेजिटा। और वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बेवकूफ़ कैकरॉट उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो गया है। पता नहीं उसकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, पर ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। क्या सच में हम साइंस की कोई ताकत की लिमिट है भी या नहीं, ये मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। पर अब मुझे किसी और के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे अकेले ट्रेनिंग करके वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो पहले मिलते थे। वेजिटा ट्रंक्स से पूछता है कि ट्रंक्स, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलोगे। ट्रंक्स थोड़ा हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ट्रेनिंग, पर इतने में बुल्मा बोल पड़ती है। बुल्मा बोलती है कि वेजिटा रुको, मुझे माफ़ करना पर मुझे ट्रंक्स की ज़रूरत है। हमें अपनी पूरी कॉर्पोरेशन को दोबारा रीबिल्ड करना है और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, इसमें मुझे ट्रंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद वेजिटा गोहान से पूछता है और बोलता है कि गोहान सुनो, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलोगे। गोहान बोलता है कि वेजिटा, मुझे तुम्हारे साथ चल के खुशी होगी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत है, पर इस वक्त मुझे मेरी कंपनी ने बुलाया है। वो हमारी पूरी कॉर्पोरेशन को रीबिल्ड करना चाहते हैं और उसका इंचार्ज मुझे बनाया गया है। मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में ज़रूर चलूँगा। वेजिटा को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो गोटेन से पूछता है। वो बोलता है कि गोटेन, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलोगे। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो। वेजिटा अपने मन में बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा होता है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढने में इतनी दिक्कत आ रही होती है। गोटेन बोलता है कि मिस्टर वेजिटा, अगर ये मेरे हाथों में होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरी मॉम मुझे कभी ट्रेनिंग करने नहीं देगी। पर तभी पीछे से चीची बोलती है कि गोटेन, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और ट्रेनिंग करो, मेरी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुई है। चीची अपने मन में सोच रही होती है कि इससे वो एटलीस्ट उस लड़की से दूर रहेगा। गोटेन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चीची हाँ कहेगी। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि इससे बात करके तो फ़ायदा हो गया। इसके बाद वेजिटा गोटेन से बोलता है कि गोटेन, तो फैसला हो गया है, कल सुबह तुम मुझे कैप्सूल कॉर्पोरेशन में मिल रहे हो। गोटेन बोलता है कि अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा। अगले दिन सुबह गोटेन कैप्सूल कॉर्पोरेशन के रास्ते में होता है
और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर वेजिटा पागल हो गए हैं, उन्हें और ट्रेनिंग करने की क्या ज़रूरत है। ये तो सोचना भी पागलपंती है कि उनकी सुपर साइयन फोर्स से ज़्यादा ताकतवर भी कोई फॉर्म हो सकती है। इस वक्त वो और मेरे डैड सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि बस इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में मेरा समय बर्बाद होगा। मैं ये पूरा समर वेकेशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहता था। इसके बाद गोटेन कैप्सूल कॉर्प पहुंच जाता है और वेजिटा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। गोटेन बोलता है कि मिस्टर वेजिटा, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं अपने बेड में फंस गया था। वेजिटा गोटेन से बोलता है कि गोटेन, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमारी स्पेसशिप वहीं पे खड़ी होगी। गोटेन वेजिटा से बोलता है कि आपने क्या बोला, स्पेसशिप? पर हमें स्पेसशिप की क्या ज़रूरत है, हम तो उड़ सकते हैं। अरे नहीं, कहीं आप स्पेस में जाने की बात तो नहीं कर रहे हो। वेजिटा गोटेन से बोलता है कि गोटेन, वो रही हमारी शिप, हम एक दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि धरती हमारी ट्रेनिंग को सहन कर पाएगी? हम जिस प्लेनेट पे जा रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है, अगर सब कुछ सही रहा तो हम बस 1 साल में वापस आ जाएंगे। गोटेन ने सुन के हैरान रह जाता है कि 1 साल? वेजिटा बोलता है कि हाँ, पूरा 1 साल। अब तुम रोना शुरू मत कर देना, अगर मुझे लगा तो हम वहाँ पर 1 साल से भी ज़्यादा रुकेंगे। गोटेन और वेजिटा स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं। वेजिटा गोटेन को बताता है कि हमें उस प्लेनेट तक पहुँचने में बस कुछ घंटे लगेंगे, अब धरती को कुछ समय के लिए गुड बाय कह दो। गोटेन वेजिटा से पूछता है कि मिस्टर वेजिटा, वैसे हम खाएंगे क्या? वेजिटा बोलता है कि उसकी चिंता मत करो गोटेन, हमारे पास काफ़ी सारा कैप्सूल फूड है। गोटेन बोलता है कि पर मुझे कैप्सूल फूड पसंद नहीं है, उसका टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है। धरती के लुकआउट पे डैंडे कुछ ढूंढ रहा होता है। मिस्टर पोपो डैंडे से पूछते हैं कि कामे, क्या आपको कुछ मिला? डैंडे बोलता है कि हाँ, हो सकता है ये बस एक कहावत हो, मुझे ड्रैगन बॉल्स के ओरिजिन से रिलेटेड एक स्टोरी मिली है, मैं आपको बताता हूँ। प्लेनेट नेमेक पे हज़ारों साल पहले एस्कारू नाम का एक नेमेकियन आराम कर रहा था। तभी उसके सामने एक जादुई देवता आ गया। उस गॉड ने एस्कारू को बताया क्योंकि उसका हार्ट प्योर है और उसमें कोई भी ईवल नहीं है, उसे जल्दी एक पावर मिलने वाली है और ये पावर जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। ये ताकत क्या होगी और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, उसने एस्कारू को नहीं बताया। इसके बाद गॉड जब वहाँ से गायब हो गए तो एस्कारू को समझ नहीं आया कि उस पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ समय बाद उसके सपने में एक विजन आई जिसमें उसे पता चला कि उसे 7 स्फेयर्स बनाने हैं और जब उन 7 स्फेयर्स को साथ रखा जाएगा तो एक मैजिकल ड्रैगन सामने आएगा जो किसी भी विश को पूरी कर सकता होगा। मिस्टर पोपो कामे से बोलते हैं कि कामे, ये तो बस एक कहानी है। डंडे बोलता है कि मिस्टर पोपो, मैं जानता हूँ, पर उसके बाद भी अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया है कि ईवल ड्रैगन कहाँ से आए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग भी आ रही है। गोकू अब गॉड्स की दुनिया में है और उसके साथ एक फ्रॉगू नाम का गॉड है और उसने गोकू को एक पूरा प्लेनेट दिया है ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू फ्रॉगू को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि ये जगह मेरी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी है। फ्रॉगू बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, हर गॉड के पास एक प्लेनेट होता है और ये तुम्हारा प्लेनेट है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये प्लेनेट पसंद आया होगा। सच बताऊं तो मेरे पास कोई और प्लेनेट नहीं है। गोकू फ्रॉगू को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मुझे मेरी नॉर्मल हाइट तक पहुंचाने के लिए थैंक्स। मुझे अपनी वो वाली हाइट पसंद नहीं आ रही थी, उसमें मुझे ट्रेनिंग करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। फ्रॉगू बोलता है कि मेरे पास कुछ ताकतें हैं और वैसे भी मैं गॉड्स को एक बोने से नहीं मिलवा सकता था, ये गॉड्स के लिए बेइज्जती होती। गोकू फ्रूगो से बोलता है कि वैसे ये सारे गॉड्स कहाँ पर हैं जिनके बारे में तुम बोल रहे हो। फ्रूगो बोलता है कि जब तुम उनके बारे में बात करो तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात किया करो। फ्रूगो गोकू को बताता है कि इस वक्त सारे के सारे गॉड्स मिलने वाली जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है डिवाइन प्लेनेट। तभी गोकू ऊपर देखता है और उसे डिवाइन प्लेनेट दिखता है। वो बोलता है, अच्छा तो ये है डिवाइन प्लेनेट। फ्रूगो गोकू से बोलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी 11 गॉड्स पहुँच चुके हैं और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनके सामने तुम्हें कैसे बिहेव करना है, तो वहाँ पर मुझे शर्मिंदा मत करना। गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फ्रूगो बोलता है कि मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रूगो गोकू को लेकर डिवाइन प्लेनेट पे चला जाता है। जितने में गोकू डिवाइन प्लेनेट पे होता है उतने में करीब 12 महीने बीत जाते हैं और वेजिटा और गोटेन की ट्रेनिंग दूसरे प्लेनेट पे चल रही होती है। उस प्लेनेट पे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों ही सुपर सैयन 3 लेवल पर होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि गोटेन वेजिटा का पूरे तरीके से सामना कर रहा होता है और वेजिटा भी इस चीज़ से इम्प्रेस होता है। इसके बाद वेजिटा गोटेन से बोलता है कि गोटेन तैयार हो जाओ,
अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद वेजिटा अपना सबसे ताकतवर अटैक गोटेन पे करता है। गोटेन बोलता है कि मैं तैयार हूँ, और वेजिटा और गोटेन दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों के ही अटैक्स टकराते हैं और दोनों की ताकत बराबर लग रही होती है। पर तभी वेजिटा की एनर्जी खत्म होने लग जाती है। जैसे ही वेजिटा की एनर्जी खत्म होती है वैसे ही वो अपने बेस लेवल पर चला जाता है और गोटेन का अटैक एकदम से आके उसे लगता है। वेजिटा इम्पैक्ट की वजह से दूर जाके एक चट्टान से टकराता है और गोटेन उसके पास आता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करने में मुझे अभी भी दिक्कत आ रही है। वेजिटा गोटेन को बोलता है कि गोटेन, लगता है हमारे को धरती छोड़े हुए करीब 1 साल हो चुका है। गोटेन वेजिटा से बोलता है कि हाँ, पर तुम चाहो तो हम यहाँ पे और ज़्यादा देर रुक सकते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस पावर लेवल तक पहुँच भी सकता हूँ। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। वेजिटा ये चीज़ सुन के खुश होता है और बोलता है कि ठीक है, तो हम और ज़्यादा दिन रुकने वाले हैं। इसके बाद वेजिटा खड़ा होता है और गोटेन वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, क्या आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है या फिर और ट्रेनिंग करनी है? वेजिटा बोलता है कि नहीं, आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। हमें वैसे भी एनर्जी रिकवर करने की ज़रूरत है। कल हम दोबारा सुबह आएंगे और ट्रेनिंग चालू करेंगे। इसके बाद वेजिटा गोटेन को बोलता है कि चलो गोटेन, वापस शिप पे चलते हैं। गोटेन बोलता है कि ठीक है। इसके बाद गोटेन वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, वैसे तो मैंने ये आज ही नोटिस किया है, पर तुम्हारे बाल वापस आ गए हैं और पहले की तरह लग रहे हैं। वेजिटा बोलता है कि हाँ, पता नहीं मैंने उन लोगों को अपने बाल क्यों काटने दिए थे। इसके बाद हम ड्रैगन प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पर गोकू मेडिटेट कर रहा होता है। तभी उसके पास फ्रूगो आता है और फ्रूगो गोकू से बोलता है कि गोकू, हम सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गोकू मुड़ के देखता है और बोलता है कि फ्रूगो, मुझे माफ़ करना, मैं तो आज की मीटिंग के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। तभी गोकू को कुछ महसूस होता है और उसके सर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लग जाता है। फ्रूगो गोकू से बोलता है कि गोकू, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? गोकू की आंखें बंद होती हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है हमें समझ आ जाता है कि ये अब गोकू नहीं रहा है। ये शख्स बोलता है कि आखिरकार मैं आज़ाद हो गया हूँ। हेलो फ्रूगो, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। फ्रूगो इस आवाज़ को पहचान जाता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आवाज़ तो। तभी ये शख्स फ्रूगो को पकड़ लेता है और बोलता है कि फ्रूगो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? धोखेबाज, तुम्हें आज पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फ्रूगो बोलता है कि मुझे जाने दो। ये शख्स फ्रूगो से उसकी सेंजू बीन्स की थैली को छीन लेता है और बोलता है कि क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद ये फ्रूगो को बहुत दूर फेंक देता है और फ्रूगो बेहोश हो जाता है। ये शख्स बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। इस बॉडी में अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इस बॉडी के मालिक की टेक्निक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अब मुझे ये समझ आ रही है। मुझे एक प्रेजेंस महसूस हो रही है। गोकू की बॉडी में एक शख्स एक दूसरे शख्स के पास पहुंच जाता है और वो गोकू को देख के समझ जाता है कि ये एक सैयन है। गोकू इस शख्स से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? ये शख्स बोलता है कि इसके पास एक टेल है और ये चेहरा, ये तो जाना पहचाना है। गोकू बोलता है कि ये कपड़ा मुझे परेशान कर रहा है। ये शख्स गोकू से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? गोकू बोलता है कि लगता है कि मैं भूल चुका हूँ कि उसकी प्रेजेंस कैसी महसूस होती है। लगता है मुझे बार बार ट्राई करना पड़ेगा। ये शख्स बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितने लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? इसे अपना ही घर समझो। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने लग जाता है और उसे फिर से एक प्रेजेंस महसूस होती है। वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारी मैं सही जगह पे पहुँच जाऊँ। ये शख्स गोकू से बोलता है कि नहीं, प्लीज़ मत जाओ। पर इतनी देर में गोकू चला जाता है और ये शख्स बोलता है कि उसने अपने क्लोथ का एक कपड़ा छोड़ दिया है। मैं कितना लकी हूँ, अब मैं किसी भी तरीके से तुम्हें ढूंढ ही लूँगा कैकरॉट। एक दूसरे प्लेनेट पे वेजिटा और गोटेन अपनी ट्रेनिंग चालू कर रहे होते हैं। वेजिटा गोटेन से बोलता है कि गोटेन, आज हम अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू करेंगे। तभी गोटेन को कुछ महसूस होता है। गोकू की बॉडी में ये शख्स यहाँ पे पहुँच गया होता है और बोलता है कि अरे नहीं, मैं इस बारी फिर गलत जगह पर आ गया हूँ। गोटेन गोकू को देख के बोलता है कि डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये शख्स गोकू की बॉडी को ट्राई करना चाहता है और इसीलिए ये गोटेन को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और बोलता है कि लगता है ये बॉडी अब मुझे समझ आ रही है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि क्या ये प्रेजेंस जो मुझे महसूस हो रही है, इस बारी मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। ये ज़रूर किसी नेमेकियन की प्रेजेंस है। अब मुझे याद आ रहा है। ये शख्स हंसता है और वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वेजिटा समझ जाता है कि ये कोई भी हो, पर ये कैकरॉट नहीं था, क्योंकि इस शख्स की बिल्कुल अलग थी। गोकू के जाने के बाद गोटेन खड़ा होता है और बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ है? उन्होंने मुझे पंच क्यों किया था? तभी हम नेमेकियन प्लैनेट पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके यहाँ पर आ गया है। गोकू बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया है। तुम लोगों की वजह से मैं इतने हज़ारों सालों तक कैद था। नेमेकियंस गोकू को देख के खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही सैयन है जिसने फ्रीज़र को हराया था।
पर नेमेकियन एल्डर समझ जाते हैं कि ये गोकू नहीं है। वो बोलते हैं कि ध्यान से, ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रहे हो। गोकू बोलता है कि तुम सभी बेवकूफ़ हो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वैसे भी मैं बस यहाँ पे तुम लोगों को ख़त्म करने आया हूँ। इसके बाद गोकू एक अटैक बनाने लग जाता है। इससे पहले कि नेमेकियंस कुछ सोच पाएँ, गोकू एकदम से प्लेनेट पर अटैक कर देता है। गोकू की बॉडी में ये शख्स बोलता है कि तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने मेरे साथ किया। और इसके बाद वो नैमेक प्लेनेट पे अटैक कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी मरोगे। नैमेक प्लेनेट की तबाही शुरू हो जाती है और ये शख्स बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक दूर के प्लेनेट में मुझे एक और नैमेकियन महसूस हो रहा है। नैमेक प्लेनेट की तबाही शुरू हो चुकी होती है और कोई भी नैमेकियन कुछ नहीं कर पा रहा होता। गोकू वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वहाँ से चला जाता है और कुछ ही पलों के अंदर नैमेक प्लेनेट का नामो निशान मिट जाता है। अब हम धरती पे जाते हैं और डेंडे ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। डेंडे बोलता है कि जो मुझे महसूस हो रहा था आखिरकार वो शुरू हो चुका है। जो बुरी फीलिंग मुझे आ रही थी अब वो सच होने लग गई है। तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है। गोकू की बॉडी में शख्स डेंडे से बोलता है कि लगता है कि तुम आखिरी नैमेकियन हो। डेंडे शख्स से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने गोकू की बॉडी पे कब्जा क्यों कर रखा है। ये शख्स बोलता है कि नहीं, मैंने इसकी बॉडी पे कब्जा नहीं किया है, मैं इसके साथ फ्यूज़ हो चुका हूँ। डेंडे सब कुछ समझ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शख्स डेंडे से बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम ड्रैगन फैमिली के एक सदस्य हो, पर तुम्हें मारना भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में तुम मेरे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हो। मिस्टर पोपो डेंडे से बोलते हैं कि डेंडे संभाल के। डेंडे के चेहरे पे स्माइल होती है और डेंडे मिस्टर पोपो से बोलता है कि मिस्टर पोपो, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ जो भी समय मैंने बिताया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। गोकू डेंडे को बोलता है कि अब मर जाओ और वो एक ही लेज़र अटैक से डेंडे को ख़त्म कर देता है और मिस्टर पोपो हैरान रह जाते हैं। मिस्टर पोपो रो रहे होते हैं और डेंडे की बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तभी गोकू लुकआउट से नीचे देखता है और बोलता है कि आखिर वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पर कितने लोग रहते होंगे। धरती पे हमारे हीरोज़ को पता चल जाता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और इन वॉरियर्स में से एक है सन गोहान। गोहान महसूस करता है कि जहाँ कामे सामा का लुकआउट था वहाँ से बहुत ज़्यादा ईवल की आ रही है। तभी उसे महसूस होता है कि डेंडे की एनर्जी एकदम से गायब हो गई है। डेंडे कामे होने के साथ साथ गोहान का दोस्त भी है, इसलिए गोहान सब कुछ छोड़ के एकदम से डेंडे की तरफ भागता है। कामे के लुकआउट पे ईवल गोकू धरती की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि धरती के लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए तैयार होगे। तुम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि डर क्या होता है। और ये बोलते बोलते वो कामे के लुकआउट से धरती की तरफ चला जाता है। गोहान भी तेज़ी से कामे लुकआउट की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि जो ईवल एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तभी वो एकदम से रुक जाता है और उसे दिखता है एक बहुत बड़ा धमाका और ये धमाका वहीं पर हो रहा होता है जहाँ पर गोहान जा रहा था। गोहान देखता है कि ये तो वही सिटी थी जिसे वो लोग दोबारा बना रहे थे और अब ये पूरी की पूरी सिटी ख़त्म हो चुकी है। ये काम और किसी का नहीं था, ये काम ईवल गोकू का था। और वो बोलता है कि ये मच्छर तो बहुत जल्दी मर जाते हैं। ईवल गोकू को महसूस हो रहा होता है कि गोहान उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक शख्स आ रहा है जो मुझे टक्कर दे सकता है। ईवल गोकू गोहान के लिए बोलता है वो धरती के बाकी लोगों से अलग है, तो शायद वो मुझे टक्कर दे पाएगा और मुझे उससे लड़ने में मज़ा आएगा। पर लगता है कि वो किसी वजह से रुक गया है और वो हिल भी नहीं रहा है। लगता है मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और गोहान के सामने चला जाता है और गोहान गोकू को देख के एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू गोहान से बोलता है कि बच्चे, तुम इन सभी लोगों से अलग हो, तुम्हारी ताकत इन लोगों से ज़्यादा है। गोहान गोकू को देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि ये की तो वही है जो मैंने पहले महसूस करी थी। गोहान गोकू से बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। गोकू बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा फादर है, चिंता मत करो, अब वो और मैं दोनों एक हैं, हमेशा हमेशा के लिए। गोहान एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे फादर कभी ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद वो सोचता है कि नहीं, कोई रास्ता ज़रूर होगा, हम नेमेकियन ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। गोहान ईवल गोकू से बोलता है कि तुम धरती पे क्या कर रहे हो और तुमने डेंडे को क्यों मारा और तुम चाहते क्या हो, मुझे जवाब दो। ईवल गोकू गोहान से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम जान के क्या करोगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई खतरा है, मैं बस तुमसे लड़ना चाहता हूँ। या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं दूसरी सिटी को तबाह कर दूँ।
गोहान बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब करके भागने नहीं दूंगा। पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और फिर अपने फादर को छुड़ाऊंगा। और वैसे भी मुझे तुमसे डेंडे की डेथ का बदला लेना है। ईवल गोकू बोलता है कि डेंडे? अच्छा, तो तुम उस नेमेकिन की बात कर रहे हो जो उस लुकआउट पर था। वो बेचारा बेवकूफ़ था, और वैसे भी अब वो अपने नेमेकिन दोस्तों के साथ होगा। उस पूरे प्लेनेट को मैंने तबाह कर दिया है। गोहान बोलता है कि क्या? यानी कि नेमेकिन ड्रैगन बॉल्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। गोकू बोलता है कि जब मैं उन लोगों को तबाह कर रहा था तब उनके चेहरे देखने लायक थे। और इसके बाद गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोहान बोलता है कि चुप करो। और इसके बाद गोहान पावर अप करने लग जाता है, और पावर अप करके गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म में चला जाता है। गोकू बोलता है कि बच्चे, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इसके बाद ईवल गोकू खुद भी पावर अप करता है और बोलता है कि चलो देखते हैं। मुझे याद है कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बहुत पावर को इकट्ठा कर सकती है। मुझे बस अपनी एनर्जी को फोकस करना है, और हो सकता है कि मैं उस पावर का इस्तेमाल कर सकूं। इसके बाद गोकू पावर अप करने लग जाता है। वो अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और आखिरकार सुपर सैयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, मैं अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर बीइंग बन गया हूँ। बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। गोहान थोड़ा हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर ये उतना ताकतवर नहीं है जितना मैं इसे सोच रहा था। गोकू हंस रहा होता है। सुप्रीम काइज ये सब कुछ अपने प्लेनेट पे बैठ के देख रहे होते हैं, और कबीटो काई सुप्रीम काई से पूछते हैं कि एंसेस्टर, क्या आपको पता है कि ये आदमी कौन है, और क्या आपको लगता है कि गोहान इसे हरा पाएगा? एंसेस्टर बोलते हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि वो शख्स कौन है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर ये बात ध्यान में रखना कि गोहान की ताकत भी कम नहीं है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर उनकी ताकत में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो बहुत ही कम होगा। कबीटो का सुप्रीम काई से पूछते हैं कि मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही है कि गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में कैसे चला गया है। उसने तो वो अपनी वो फॉर्म खो दी थी। सुप्रीम काई बोलते हैं कि नहीं, उसने कभी भी अपनी फॉर्म को नहीं खोया था। मेरे उसके पोटेंशियल को रिलीज़ करने के बाद वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता है, वो भी गुस्सा हुए बिना। और उसे सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत भी नहीं है। उसने कभी भी उस फॉर्म को नहीं खोया था, पर उस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए उसे रेगुलर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। कबीटो काई कहते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया। इसके बाद सुप्रीम काई बोलते हैं कि मुझे लगता है कि गोकू के जाने के बाद से गोहान को लगा होगा कि उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पर वो उसका सामना कर सके। इसके बाद कबीटो काई खड़े हो जाते हैं, और सुप्रीम काई कबीटो काई से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? कबीटो काई बोलते हैं कि मैं गोहान की हेल्प करने जा रहा हूँ। अगर उनकी ताकत में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, और हो सकता है हम उसे हरा पाएँ। सुप्रीम काई बोलते हैं कि ज़रा रुको, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कबीटो काई सुप्रीम काई के पास जाते हैं और पूछते हैं कि एंसेस्टर, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? एंसेस्टर एकदम से कबीटो काई को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफ़, तुम सोच क्या रहे हो? वो लोग जिस ताकत के लेवल पर लड़ रहे हैं उस लेवल पर फाइटर्स का नंबर मैटर नहीं करता है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम गोहान पे बर्डन बन जाओगे, और वैसे भी तुम गॉड हो। तुम हर बार उनकी दिक्कत आने पर वहाँ पे भाग के नहीं जा सकते हो। वो जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं उसे डिफेंड करना उनका काम है। और बेवकूफ़, देखो, उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि गोहान गोकू पे हमला करने ही वाला होता है। गोकू गोहान से बोलता है कि अच्छा, तो तुमने मुझ पर अटैक करने का फैसला कर ही लिया। एकदम से गोहान गोकू को पंच मारता है, पर गोकू उसके पंच को रोक लेता है। गोहान गोकू पे दोबारा अटैक करता है, पर इस बार गोकू उसके अटैक को डॉज कर देता है, और वो हंस रहा होता है। वो एकदम से गोहान के पीछे चला जाता है और बोलता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारे में उतनी ताकत नहीं है, तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। गोहान भी गोकू को देख लेता है। जैसे ही गोकू गोहान पर हमला करने वाला होता है, गोहान एकदम से रास्ते से हट जाता है। गोकू ये चीज़ देख के हैरान रह जाता है। इससे पहले कि गोकू कुछ समझ पाए, गोहान बोलता है कि मेरी ताकत का तुम्हें अब पता चलेगा, ये डंडे के लिए है। और वो एकदम से गोकू को खिंचा के घुसा मारता है, और गोकू पीछे जाके गिरता है। गोकू गिरते गिरते अपने आप को संभालता है और हंसने लग जाता है। गोहान ये देख के हैरान होता है कि गोकू को उसके अटैक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, और वो हंस रहा है। गोहान बोलता है ये लगता है कि इसे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी है। गोकू गोहान से बोलता है कि बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इसके बाद गोकू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना एक्साइटेड फील क्यों कर रहा हूँ। गोकू गोहान पे हमला करने के लिए एकदम से आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब मेरी बारी है। गोहान गोकू की स्पीड से बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए,
गोकू उसके पास पहुंच जाता है और उसे खिंचा के घूसा मारता है, पर इससे गोहान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वापस एकदम से गोकू को घूसा मारता है। अब गोकू और गोहान में असली लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच एक बहुत ही एपिक लड़ाई हो रही होती है, जिसमें वो दोनों बराबरी की ताकत पर लड़ रहे होते हैं। एंसेस्टर और कबीटो काई ये लड़ाई देख रहे होते हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि ये लड़ाई तो सच में बहुत घमासान है, इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा है। और एंसेस्टर बोलते हैं कि सही कहा, इन दोनों ने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और इस तरीके से अगर लड़ाई चलती रही तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई का रिजल्ट स्टेमिना से निकलेगा। जो इस फाइट में लंबा लड़ पाएगा वही शायद इस फाइट का विनर होगा। कबीटो का ये देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों लड़ते वक्त हर पंच में कितनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोकू और गोहान की लड़ाई अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है और दोनों ही बराबरी पर लड़ रहे होते हैं। गोकू के सुपर साइयन 4 होने के बावजूद भी गोहान उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और गोकू बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। गोहान समझ नहीं पा रहा होता कि गोकू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। गोकू एकदम से ज़मीन पा जाता है और गोहान सोच रहा होता है कि सच में ज़्यादा ताकतवर है या फिर ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। गोकू और गोहान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और दोनों ही बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं, पर एक दूर के प्लेनेट पे कुछ और ही चल रहा होता है। धरती पे ईवल गोकू और गोहान की लड़ाई चल रही होती है। एक दूसरे प्लेनेट पे गोकू को एक शख्स ढूंढ रहा होता है और उसके पास एक डिवाइस होता है जिससे वो किसी शख्स की पर्सनल चीज़ से उसे ढूंढ सकता है। वो बोलता है कि ये डिवाइस तो कमाल का है, उन लोगों ने सही कहा था, ये डिवाइस तो सच में बहुत कीमती है। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि कैकारोट ने यहाँ पर आने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। पर जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे सारे के सारे डाउट्स जल्द ही क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास फ़िलहाल जो शिप है वो बहुत पुरानी है, पर क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास इकलौती शिप है और वैसे भी मैं इसे आखिरी बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे लिए ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए। सच बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं तुमसे मिलने वाला हूँ कैकारोट। मैं आखिरी बारी जब तुमसे मिला था जब तुम पैदा ही हुए थे और तुम्हारा पावर लेवल भी बहुत ज़्यादा कम था, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी तुमसे नफरत करते थे। मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर इससे पहले कि मुझे पता चल पाता कि तुम्हें किस प्लैनेट पे भेजा जा रहा है, फ्रीज़ा ने हमारे प्लैनेट को तबाह कर दिया। और आखिरकार जब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते हार मानने ही वाला था, तब पूरे की पूरी गैलेक्सी में खबर फैल गई कि फ्रीज़ा को एक सैयन ने हरा दिया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे को फ्रीज़ा तक पहुँचा दिया और आखिरकार तुमने हमारी पूरी रेस को ख़त्म करने का बदला फ्रीज़ा से ले ही लिया। और आखिरकार आज जब मैं तुमसे मिल पाया तब मुझे तुम्हारी असली ताकत का पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरा भाई अपने बेटे को सुपर सैयन में बदलता हुआ देख पाता। इसके बाद वो सैयन बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, और इसके बाद वो अपनी शिप में वहाँ से निकल जाता है ताकि वो कैकारोट को ढूंढ सके। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोटेन की शिप भी धरती की तरफ बढ़ रही होती है। वेजिटा बोलता है कि गोटेन, कि हमारी शिप सही कोर्स पर है। गोटेन बोलता है कि हाँ वेजिटा। इसके बाद गोटेन बोलता है कि वेजिटा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिना सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हुए मेरे डैड को हरा सकते हो? वेजिटा बोलता है कि गोटेन चुप हो जाओ। गोटेन वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, भूलना मत कि तुम्हारे पास कोई टेल नहीं है। भले ही हम जिस प्लैनेट पर थे वहाँ की कंडीशंस ने हमारे को सुपर साइयन 3 में बदलने में मदद की हो, पर हम अभी भी उस फॉर्म को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि गोटेन, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, अब तुम चुप हो जाओ। वेजिटा बोलता है कि लगता है मुझे फिर से उस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद वेजिटा कॉल करने लग जाता है। गोटेन वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा तुम क्या कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ। गोटेन बोलता है कि हमारे पास एक फ़ोन था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वेजिटा बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। इसके बाद वेजिटा बुल्मा को फ़ोन लगाता है और बुल्मा वेजिटा से पूछती है कि वेजिटा इस वक्त तुम कहाँ पर हो? वेजिटा बोलता है कि हम वापस धरती पर ही आ रहे हैं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कैकारोट को देखा है? बुल्मा बोलती है कि गोकू को, उसे तो मैंने जब से नहीं देखा है जब से वो ड्रैगन बॉल वाला इंसिडेंट हुआ था। बुल्मा यहाँ पर उस इंसिडेंट की बात कर रही है जब गोकू शेनरॉन के साथ मर्ज हो गया था। बुल्मा वेजिटा को बताती है कि धरती पर एक ईवल शख्स आया हुआ है जिसे गोहान अभी संभाल रहा है। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम ऐसा करो, तुम ब्लड स्वेव की मशीन गोहान के पास भेज दो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। बुल्मा वेजिटा से बोलती है कि ठीक है, मैं मशीन को चार्ज करके अभी गोहान के पास भेज देती हूँ। वेजिटा बोलता है कि ठीक है। ट्रंक्स भी वहीं पर होता है और वो पूछता है क्या वो डैड थे? बुल्मा बोलती है कि हाँ। बुल्मा ट्रंक्स को बताती है कि वेजिटा ने ब्लड स्वेव की मशीन को गोहान के पास मंगाया है। पैन भी ट्रंक्स के साथ ही होती है, पर ट्रंक्स पैन को उसके साथ आने के लिए मना कर देता है।
ट्रंक्स मशीन लेके गोहान की तरफ निकल जाता है और टीवी पे उस सिटी के तबाह होने की न्यूज़ आ रही होती है जिस सिटी को गोकू ने तबाह कर दिया था, और गोकू की शक्ल को भी टीवी पे दिखाया जा रहा होता है। ये चीज़ क्रिलिन और मास्टर रोशी भी देख रहे होते हैं। गोहान और सुपर सैयन 4 गोकू की लड़ाई भी चल रही होती है और गोहान और गोकू दोनों बराबरी पर लड़ रहे होते हैं। गोकू गोहान पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। ऐसा लगता है कि गोहान इस अटैक की चपेट में आ गया है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ईवल गोकू बोलता है कि अब मुझे गोहान की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लगता है मैंने उसे मार दिया है। तभी गोहान एकदम से सुपर सैयन 4 गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? गोहान गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और गोकू जाके जमीन से टकराता है। गोकू ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि गोहान उसके अटैक से कैसे बच गया, और गोहान बोलता है कि मैं तुम्हारे अटैक के एक्सप्लोजन से कुछ सेकंड पहले ही बच के निकल गया था। ईवल गोकू बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने समय से कैद हूँ, तो मेरे ना होने पर इतने ताकतवर वॉरियर सामने आ जाएंगी। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बस मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ, ये लड़ाई मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। गोहान गोकू से बोलता है कि अगर ये लड़ाई तुम अपने मज़े के लिए कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। गोकू बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर है और मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के एंड में हम दोनों में से एक हार मानेगा और वो तुम होगी। गोहान बोलता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हम दोनों के पास ही ज़्यादा ताकत नहीं बची है और ये लड़ाई कोई भी जीत सकता है। गोकू बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, जब तुम मरने वाले होगे, जब तुम खुद समझ जाओगे। वैसे भी मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं उस टेक्निक का पोटेंशियल देखना चाहता हूँ और ये टेक्निक मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद गोकू कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करने लग जाता है और गोहान उसे देख के समझ जाता है कि गोकू क्या कर रहा है। गोहान अपने मन में सोचता है कि क्या वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को इसी अटैक में लगा देगा। इससे पहले कि गोकू अटैक करे, गोहान उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि रुको, ऐसा मत करो, अगर तुमने ये अटैक धरती की तरफ किया तो इतनी सारी एनर्जी की वजह से पूरी की पूरी धरती तबाह हो जाएगी। गोकू बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता है कि ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है और ये कितनी तबाही मचा सकता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस प्लेनेट के साथ क्या होता है, और वैसे भी ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एक ही सेकंड में किसी भी प्लेनेट पे जा सकता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। गोहान अपने मन में सोचता है कि वो सही बोल रहा है, पर अगर वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारी एनर्जी को इसी अटैक में लगा रहा है। गोहान अपने मन में बोलता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। मैं ये लड़ाई कम से कम डैमेज में ख़त्म करना चाहता था, ताकि धरती को कम से कम नुकसान हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़ाई इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अब मुझे कोई रास्ता सोचना होगा जिससे ये अटैक धरती को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद गोहान एकदम से हवा में उड़ जाता है और गोकू उसे ही देख रहा होता है। गोकू को लगता है कि गोहान डर के भाग रहा है, पर गोहान हवा में जाते ही सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है और गोकू की आंखें एकदम से बंद हो जाती है। जैसे ही गोकू अपनी आंखें ढकता है, वैसे ही गोहान एकदम से नीचे आ जाता है और वो एकदम से गोकू के पास जाके उसे किक मारता है। ये किक इतनी ज़ोरदार होती है कि गोकू उड़ते हुए जाता है और एक चट्टान से टकराता है। इसके बाद गोहान और गोकू फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू एकदम से बोलता है कि ठीक है, तो ये लड़ाई ख़त्म करने का समय आ गया है, और गोकू हंसने लग जाता है। गोहान कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता। इसके बाद गोकू एकदम से एक सेंसु बीन निकालता है और बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास ये है। इसके बाद गोकू एकदम से सेंसु बीन खा जाता है। गोहान बोलता है कि उसके पास सेंसु बीन था, ये कैसे हो सकता है। ट्रंक्स भी गोहान की तरफ ही आ रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि गोहान की एनर्जी कम हो रही है और गोहान जिससे लड़ रहा था उसकी एनर्जी फिर से बढ़ गई है। गोकू एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। गोकू बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है। गोहान बोलता है कि अच्छा, तो ये इसलिए इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। इसके बाद गोकू गोहान से बोलता है कि बच्चे, अब तुम्हारा क्या कहना है। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। गोहान गोकू से बोलता है कि तुम एक कायर हो, तुम्हारे पास इतने सारे सेंसु बीन्स कहाँ से आ गए, मुझे लगा था कि अब इन्हें कोई नहीं बना रहा है। गोकू बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सीड्स सिर्फ वहाँ उगते हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। सुप्रीम का ये सुन के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या। कबीटो काय पूछते हैं कि एंसेस्टर क्या हुआ। सुप्रीम काय बोलते हैं कि याद है तुमने मुझे एक बारी बताया था कि तुम और तुम्हारी जनरेशन के दूसरे कायोशियंस एक बारी धरती पर गए थे और वहाँ पर तुम लोगों ने मैजिकल सीड्स उगाए थे। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। एंसेस्टर बोलते हैं कि इन सीड्स का ओरिजिन बहुत ही स्पेशल है, ये सीड्स इस दुनिया के बनने से पहले से ही मौजूद हैं। ये सीड्स जहाँ से आए हैं उस दुनिया के लोग सुप्रीम काइस से भी ऊपर हैं और उन्हीं लोगों ने सुप्रीम काइस की पहली जनरेशन को ये सीड्स दिए थे। असल में किसी को नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए थे और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इनके बारे में कुछ और नहीं सुना है
और इसीलिए ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि गोकू की बॉडी में जो भी शख्स है वो उसी दुनिया से आया है। कबीटो का एंसेस्टर से पूछते हैं कि एंसेस्टर, क्या ऐसा सच में हो सकता है? एंसेस्टर बोलते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही सुपीरियर बीइंग है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इस दुनिया को बनाने वाले से लड़ रहे हों। हम देखते हैं कि ट्रंक्स आखिरकार बैटलफील्ड तक पहुंच जाता है, और ट्रंक्स वहां जाकर देखता है कि गोकू के अंदर से काफ़ी ईवल की निकल के आ रही है। गोहान भी महसूस कर लेता है कि ट्रंक्स वहां पे पहुंच गया है। गोहान अपने मन में सोचता है कि ट्रंक्स यहाँ पर क्यों आ गया है। ईवल गोकू भी ट्रंक्स को देख लेता है और बोलता है कि यहाँ पर एक और शख्स आ गया है, पर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंक्स एकदम से गोहान के पास आ जाता है और पूछता है कि गोहान, क्या तुम ठीक हो? गोकू को आखिर ये क्या हो गया है? गोहान ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी फादर की बॉडी को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है। अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। अभी तक जो मुझे पता है वो ये है कि उसने अपनी पूरी ताकत रिकवर कर ली है, और अब मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे रोक पाऊँ। ट्रंक्स गोहान को बताता है कि गोहान, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डैड और तुम्हारा भाई गोटन जल्दी धरती पर वापस आ रहे हैं, और पैन भी यहाँ पर जल्दी ब्लडस्फेम मशीन लेकर आ रही होगी। गोहान ही सुन के हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि पैन यहाँ पर क्यों आ रही है? ट्रंक्स बोलता है कि वो ब्लडस्फेम मशीन लेकर यहाँ पर आ रही होगी, और वो रास्ते में ही होगी। गोहान ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स, तुम यहाँ से चले जाओ, और रास्ते में पैन को भी बोलना कि यहाँ पर ना आए। तुम दोनों के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये शख्स किसी पे भी रहम नहीं करेगा। ट्रंक्स गोहान से बोलता है कि गोहान, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, शायद तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। अगर यहाँ पर कोई भी मारा गया तो अब वो रिवाइव नहीं हो सकता है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया है, पर डैंडे मारा जा चुका है, और साथ ही इस शख्स ने सारे के सारे नैमिक प्लैनेट को ही ख़त्म कर दिया है, तो अब कोई नैमिकियन भी नहीं बचा है। ट्रंक्स से सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या इसने पूरा नैमिक प्लैनेट को ख़त्म कर दिया है, और डैंडे को भी, यानी कि सारी ड्रैगन बॉल्स भी ख़त्म हो गई होंगी। ईवल गोकू बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली, अब मैं तुम लोगों को मारना शुरू करूँगा। और वो एकदम से अटैक कर देता है। वो एकदम से जाके गोहान के पेट में बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है। गोहान इस अटैक की वजह से बहुत दूर जाके चट्टान से टकराता है। ट्रंक्स ये देख के हैरान रह जाता है। ट्रंक्स एकदम से सुपर सैयन में बदलता है और गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू ट्रंक्स के बराबर में ही खड़ा होता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम इतनी सी ताकत के साथ मुझ पर अटैक करना चाहते हो? तुम यहाँ पर बस सबका टाइम खराब कर रहे हो। गोकू ट्रंक्स पे एक छोटा सा अटैक करता है, और ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ट्रंक्स एकदम से जाके चट्टान से टकराता है। गोकू बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर लिया। चलो, अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है। अब मैं जाकर अपना थ्रोन वापस लेता हूँ। उससे पहले मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। गोकू बोलता है कि लगता है उस पहले वाले शख्स से फाइट करना बेकार नहीं रहा। अब मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, और मुझे मानना पड़ेगा, अगर मैं उस सेंजुबीन का इस्तेमाल ना करता जो मैंने फुर्गू से छीने थे, तो मैं शायद ये बैटल हार जाता। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उस शख्स को सेंजुबीन्स के बारे में कैसे पता था। तभी हम देखते हैं कि गोहान होश में आ जाता है, और गोकू बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें अभी भी लड़ने की ताकत बची है, पर मैं तुम पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट के साथ ही ख़त्म कर दूंगा। गोहान बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे धरती को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करनी ही होगी। गोकू इतने में एक अटैक बनाने लग जाता है ताकि वो धरती पर अटैक करके उसे ख़त्म कर सके। कुछ ही देर में वो ये अटैक धरती पर शूट कर देता है। गोहान बोलता है कि उस अटैक में इतनी ताकत है कि वो धरती को ख़त्म कर सकता है। मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ, वरना धरती खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इस अटैक को वापस भेजना होगा। और गोकू बिल्कुल यही चाह रहा होता है। गोकू बोलता है कि उसे छूने की कोशिश करो। अगर तुमने उस अटैक को छुआ तो तुम वहीं पे ख़त्म हो जाओगे। गोहान की बॉडी हिल नहीं रही होती। गोहान बोलता है कि क्या ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ हिल क्यों नहीं रहे हैं? असल में गोहान की बॉडी में ताकत ही नहीं बची होती। ट्रंक्स एकदम से उठ जाता है और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है। वो देखता है कि गोहान की तरफ एक बहुत ही ताकतवर अटैक बढ़ रहा है। ट्रंक्स समझ नहीं पा रहा होता कि गोहान चुपचाप खड़ा क्यों है और उस अटैक को रोक क्यों नहीं रहा है। गोहान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं इस अटैक को वापस भेज सकूं। फ़िलहाल मैं इस अटैक को सिर्फ अपनी बॉडी के थ्रू ही रोक सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी इस अटैक की ताकत को झेल पाएगी। पर कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि मेरे फादर अगर यहाँ पर होते तो वो भी यही करते, जैसा कि उन्होंने सेल गेम्स के टाइम किया था। ट्रंक्स भी आखिरकार समझ जाता है कि गोहान क्या कर रहा है। ट्रंक्स अपने मन में सोचता है कि लगता है गोहान के पास उतनी ताकत नहीं बची है कि उस अटैक को वापस भेज सके, और शायद इसीलिए वो अपनी बॉडी के थ्रू उस अटैक को रोकना चाहता है। पर यह अटैक गोहान के लिए बहुत जानलेवा हो सकता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर वो उस अटैक को रोक भी लेता है तो शायद उसकी बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी।
ट्रंक्स बोलता है कि गोहान ऐसा ही है, वो धरती को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, जबकि मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। ट्रंक्स बोलता है कि डैड आप कहाँ रह गए हैं। इसके बाद ट्रंक्स अपनी हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे खड़ा होता है। वो बोलता है कि गोहान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। गोहान और मेरे डैड वो इकलौते लोग हैं जो इस शख्स के सामने पूरी ताकत से लड़ सकते हैं और उसकी बराबरी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि मैं ये बात मानूं या ना मानूं, पर मैं एक वॉरियर हूँ। मैंने काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग छोड़ रखी है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर धरती पे कोई दिक्कत आई तो कोई ना कोई शख्स जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पर अब मैं अकेला हूँ और सब कुछ अब मुझ पर डिपेंड करता है। ये बहुत बुरी बात है कि अब ड्रैगन बॉल्स नहीं हैं, पर मुझे ऐसी मौत मंजूर है। ना सिर्फ मैं धरती को बचा पाऊँगा, पर मैं गोहान को भी बचा पाऊँगा, और ये मेरे लिए काफ़ी है। और इसके बाद ट्रंक्स आखिरकार हिम्मत जुटाता है और एकदम से अटैक की तरफ बढ़ता है। वो एकदम से गोहान को आवाज़ लगाता है ताकि गोहान का ध्यान एकदम से अटैक से हट जाए। जैसे ही गोहान ट्रंक्स को देखता है, वैसे ही ट्रंक्स गोहान को धक्का दे देता है और अटैक के बीच में आ जाता है। गोहान एकदम से साइड में जाके गिरता है और वो अटैक ट्रंक्स से टकरा जाता है। ट्रंक्स धरती और गोहान दोनों को बचा लेता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ईवल गोकू को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गोहान ट्रंक्स की तरफ देखता है। ट्रंक्स की आंखें एकदम से लाइफलेस हो जाती हैं और वो गिरने लग जाता है। गोहान ट्रंक्स को देखता है और ट्रंक्स एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ता है। गोहान से ये देखा नहीं जाता। वो बोलता है कि ट्रंक्स तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोहान गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि वो एक एनर्जी अटैक नहीं था, वो सिर्फ एक चाल थी ताकि वो मुझे ख़त्म कर सके। गोकू बोलता है कि सही कहा। इस अटैक को देख के ऐसा लगता है कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, पर यह अटैक बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और अगर ये अटैक धरती को छू भी गया होता तो इस अटैक से धरती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यह बात तुम्हें काफ़ी लेट पता चली। तभी गोहान महसूस करता है कि पैन यहाँ पर आ गई है। पैन वहाँ पहुँच देखती है कि ट्रंक्स ज़मीन पे पड़ा है और उसके अंदर से की नहीं निकल रही है। पैन ज़मीन पे उतरती है और ट्रंक्स की तरफ बढ़ती है। वो बोलती है कि ट्रंक्स खड़े हो जाओ, पर ट्रंक्स खड़ा नहीं होता और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी गायब हो जाती है। पैन ये देख के रोने लग जाती है और बोलती है कि ट्रंक्स तुमने ये क्या किया। पैन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके मन में ट्रंक्स की यादें आने लग जाती हैं। पैन रोते रोते बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ट्रंक्स को क्यों मारा। गोहान बोलता है कि पैन ऐसा मत करना। पैन एकदम से अटैक करने वाली होती है। तभी वो देखती है कि ट्रंक्स पे अटैक करने वाला कोई और नहीं, उसका ग्रैंडफादर था। पैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। वो बोलती है कि ग्रैंडपा क्या आपने ऐसा किया है। गोकू एकदम से पैन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम काफ़ी दिक्कत पैदा कर रही हो, पर मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखने में काफ़ी मज़ा आता है। गोहान ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि वो पैन को मार देगा, मुझे आखिरी बार एक हिम्मत करनी होगी। और वो एकदम से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। गोकू बोलता है कि तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, और इसके बाद वो पैन को छोड़ देता है। पैन एकदम से जाके ज़मीन पे गिरती है और वो बेहोश हो चुकी होती है और वो एकदम से गोहान पे अटैक कर देता है। वो बोलता है कि आखिर तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम हार गए हो। वो एकदम से गोहान का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, दूसरों की रक्षा करने के लिए लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तुम्हें तब धोखा देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसके बाद वो गोहान को ज़मीन पे फेंक देता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस प्लेनेट के साथ तबाह कर दूंगा। और वो गोहान पे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से गोकू पे कोई अटैक करता है। गोकू बोलता है कि मुझ पे अटैक किसने किया। ये एंड्रॉइड 17 होता है और बोलता है कि गोकू तुम तो काफ़ी बदल गए हो। तभी हम पिकलो को भी देखते हैं और पिकलो के सर पे एक हेलो होता है, जिसका मतलब वो मरा हुआ है और ज़िंदा नहीं हुआ है। पिकलो गोहान को ज़मीन पे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और गोहान पिकलो को देख के काफ़ी खुश होता है। और पिकलो बोलता है कि गोहान अब तुम आराम कर सकते हो। और इसके बाद गोहान बेहोश हो जाता है। एंड्रॉइड 17 पिकलो को बोलता है कि पिकलो उस बच्ची को भी अपने साथ ले लेना। गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि कितनी अजीब बात है, जब उस लड़के ने मुझ पर अटैक किया तो उसकी की मुझे ज़रा सी भी महसूस नहीं हुई। पिकलो एंड्रॉइड 17 से बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने उन दोनों को एक सेफ जगह पे छोड़ दिया है। एंड्रॉइड 17 पिकलो से पूछता है तो अब क्या करना है। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि पिकलो और एंड्रॉइड 17 दोनों धरती पर आ जाते हैं, पर दोनों के ही सर पे एक हेलो होता है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों जिंदा नहीं हैं। ये चीज़ जल्दी गोकू भी नोटिस कर लेता है। वो बोलता है कि उन दोनों के सर पे ही हेलोज हैं, यानी कि वो ज़िंदा नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
तभी गोकू कुछ और नोटिस करता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ 2 और लोग आ गए हैं। और तभी उसे याद आता है कि वो इन दोनों लोगों से पहले भी मिल चुका है। और पिक्लो बताता है कि वेजिटा और गोटेन दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। वेजिटा और गोटेन दोनों अभी धरती पर पहुंचे होते हैं और दोनों ही लड़ाई दूर से नोटिस कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि अच्छा, तुम दोनों तो वही हो जो मुझे उस प्लेनेट पे मिले थे। तभी वेजिटा और गोटेन दोनों एंड्रॉइड 17 और पिक्लो के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। पिक्लो बोलता है कि नहीं वेजिटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं भी तुम ही लोगों की तरह अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ पर पहुँचते ही देखा कि गोहान और पैन दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं इसे बोलने पर मजबूर करूँगा। तभी पिक्लो वेजिटा को एक कैप्सूल के बारे में बताता है जो पैन ने उसे दिया था वेजिटा को देने के लिए। वेजिटा बोलता है कि ये ज़रूर ब्लथवे मशीन होगी। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि मैंने ट्रंक्स को ब्लथवे मशीन लाने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ ना होने की वजह से उसने ट्रेनिंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वेजिटा को नहीं पता है कि उसके बेटे ट्रंक्स ने धरती को बचाने के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद वेजिटा गोकू के पास जाता है और बोलता है कि मच्छर कहीं के, तुम कौन हो और मुझे बताओ कि तुम कैकरोट की तरह क्यों दिख रहे हो। ईवल गोकू बोलता है कि तुम खुद को समझते क्या हो जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ऐसे हरकत करने की वजह से मुझे तुम्हें यहीं पे मार देना चाहिए था, पर क्योंकि तुम इतनी दूर मुझसे बस यहाँ पे लड़ने के लिए वापस आए हो और मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखना पसंद है, इसीलिए मैं इस प्लेनेट की तबाही थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का एक मौका दे रहा हूँ और अगर तुम मेरे खिलाफ जीत पाते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोकू और मैं मर्ज क्यों हुए थे। इसके बाद वेजिटा हंसता है और बोलता है कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। और इसके बाद वो उस कैप्सूल को खोलता है और ब्लड स्विम मशीन को पिक्लो को देता है। वो पिक्लो को बोलता है कि पिक्लो, ये मशीन मेरी तरफ फायर करो। पिक्लो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो शायद इस मशीन से तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है, तो ये लो। जैसे ही पिक्लो ब्लड स्विम मशीन वेजिटा पे शूट करता है, वेजिटा की ताकत बढ़ने लग जाती है और वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है और जल्द ही वो सुपर साइयन 4 में बदल जाता है, जो पिक्लो और एंड्रॉइड 17 दोनों ही देख के हैरान होते हैं। पर क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के दौरान गोटेन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन को पहले भी देखा है, तो वो हैरान नहीं होता है। और अब 2 दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स यानी कि वेजिटा और गोकू दोनों ही अपनी सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वेजिटा ईवल गोकू से बोलता है कि जब कैकरोट उस ड्रैगन के साथ गया था तब मुझे लगा था कि मैं कैकरोट को दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि उसकी ऐसी हालत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे और कैकरोट के फ्यूजन से जो ताकत बनी होगी उससे मुझे एक अच्छी फाइट मिलेगी। जैसा कि तुमने कहा कि मुझे पूरी बात जानने के लिए तुम्हें हराना होगा, तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि मैं जानने के लिए बेताब हूँ। ईवल गोकू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इतनी आसानी से बोलने पर मजबूर कर पाओगे। हम दोनों ही सेम ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी हम दोनों की ताकत बस बराबर हो सकती है, पर उसके बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। पर फिर भी मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका दे रहा हूँ और तुम मुझसे लड़ सकते हो। इसके बाद वेजिटा अचानक से ही गोकू पे हमला कर देता है और बोलता है कि मेरे साथ मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। गोकू बोलता है कि लगता है तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वेजिटा गोकू को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, पर गोकू इस पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है और इसके बाद गोकू वेजिटा के पेट में एक ज़ोरदार घुसा मारता है। ऐसा लगता है कि वेजिटा को इस पंच से चोट लगी होगी, पर वेजिटा को इस पंच से ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है। इसके बाद वो गोकू के पेट में एक बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है। गोकू और वेजिटा की फाइट बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात कर रहे होते हैं। पिक्लो गोकू और वेजिटा की ताकत से हैरान होता है। वो बोलता है कि इन दोनों की ताकत तो बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि धरती इन लोगों के लड़ने के लिए एक सही जगह है। एंसेस्टर और कबीटो काई भी इस फाइट को अपने प्लेनेट से देख रहे होते हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि एंसेस्टर, मुझे जाने दीजिए, अगर मैं गोहान को हील कर दूंगा तो हमारी जीत पक्की है। एंसेस्टर बोलते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेजिटा बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है और वो अपनी फ़ाइट के बीच में किसी को भी नहीं आने देगा। कबीटो काई बोलते हैं कि एंसेस्टर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ सकता है। एंसेस्टर बोलते हैं कि चिंता मत करो, इस वक्त हम बस वेजिटा पे विश्वास कर सकते हैं। अगर वेजिटा गोकू के उस सीड खाने से पहले आ गया होता तो वेजिटा की जीत पक्की थी, पर इस वक्त उन दोनों की ताकत बराबर है, तो हम वेजिटा पे ट्रस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वेजिटा कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेगा, क्योंकि वो एक फाइटिंग जीनियस है। गोकू और वेजिटा के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही होती है और वेजिटा गोकू को एक खिंचा के लात मारता है, जिससे गोकू जाके एक चट्टान से टकराता है।
ईवल गोकू धीरे धीरे खड़ा होता है और वेजिटा को हराने के लिए एक स्ट्रैटेजी सोचने लग जाता है। वेजिटा गोकू से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो बड़े परेशान लग रहे हो। गोकू बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम जल्द ही मरने वाले हो। गोकू एकदम से वेजिटा पे अटैक कर देता है और वेजिटा को खिंचा के लात मारता है। गोकू वेजिटा को हवा में फेंक देता है और इसके बाद वो वेजिटा के पास उड़ के जाता है और इसके बाद वो वेजिटा को घुसा मार के ज़मीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटा जाके ज़मीन से बहुत ज़ोरदार तरीके से टकराता है और गोकू वेजिटा से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। गोटेन, एंड्रॉइड 17 और पिकलो ये लड़ाई देख रहे होते हैं और गोटेन बोलता है कि वेजिटा इतने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा है पर उसकी ताकत ज़रा सी भी नहीं बढ़ी है। और एंड्रॉइड 17 बोलता है कि गोकू की ताकत पहले से कम है। ईवल गोकू ज़मीन पर उतरता है और वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा सोचने लग जाता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं इतने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर मेरी ताकत ज़रा सी भी नहीं बढ़ी है और गोकू की ताकत पिछले साल से भी कम है, पर फिर भी मैं कैकारोट को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। क्या यही मेरी किस्मत है? आखिर मुझे कैकारोट से ताकतवर बनने के लिए करना क्या होगा? ईवल गोकू वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें इससे बेहतर लड़ना होगा। तुम लोग काफ़ी लंबे समय से ड्रैगन बॉल्स पर रिलाई कर रहे हो, पर अब मैंने सारे के सारे नेमेकियंस को मार दिया है और ड्रैगन बॉल्स की ताकत अब मेरे हाथों में है और अगर तुम अब मारे जाते हो तो तुम दोबारा जिंदा नहीं होगे, जैसा कि मैंने उस पर्पल हेयर वाले लड़के को मारा है। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि पर्पल हेयर वाला लड़का, मुझे ट्रंक्सी की महसूस नहीं हो रही है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो एक चूहे की तरह चिल्ला रहा था। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ट्रंक्स को क्यों मार दिया। और वेजिटा पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा की आंखों में आंसू होते हैं और वो एकदम से सुपर साइयन 5 में बदल जाता है। पिकलो, एंड्रॉइड 17 और गोटेन तीनों ही वेजिटा की ताकत को देख के हैरान होते हैं और गोकू भी वेजिटा की ताकत को देख के हैरान हो रहा होता है और वेजिटा की आंखों में बस गुस्सा होता है। सभी लोग वेजिटा की इस नई ताकत को देख के हैरान हो रहे होते हैं और वेजिटा धीरे धीरे खड़ा होता है। इस यूनिवर्स में वेजिटा इस पावर के लेवल तक पहुंचने वाला पहला सुपर साइयन 5। वेजिटा एकदम से गोकू के सामने जाता है और गोकू वेजिटा की स्पीड को देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा गोकू के पेट में जोरदार घुसा मारता है। इस पंच में इतनी ताकत होती है कि गोकू हिल भी नहीं पा रहा होता और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटा गोकू के पेट में एक और जोरदार घुसा मारता है और इसके बाद वेजिटा गोकू को एक और पंच मार के दूर फेंक देता है। गोकू जाके एक चट्टान से टकराता है। वेजिटा इस वक्त क्लियरली गोकू से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और पिकलो बोलता है कि वेजिटा की ताकत बहुत ज़्यादा कमाल की है, अब वेजिटा इस फाइट को हार ही नहीं सकता। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो वेजिटा गोकू को जल्दी मार देगा और हमें पता नहीं चलेगा कि गोकू की बॉडी को कैसे रिकवर करना है। पिकलो बोलता है कि हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वेजिटा अपना कंट्रोल न खोए और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखे, एटलीस्ट जब तक हमारे को गोकू का राज ना पता चल जाए। गोकू बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है और समझ ही नहीं पा रहा होता कि अब उसे क्या करना है। गोकू सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, गोकू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था। अब अगर मैं इस प्लैनेट को बिना तबाह करे जाऊंगा तो मेरे लिए बाद में बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। मुझे इस प्लैनेट को पहले ही तबाह कर देना चाहिए था जब मेरे पास चांस था। वेजिटा गोकू को बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम अपने बारे में मुझे सब बताओगे अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मुझे अब बताने वाले हो या तुम और पिटना चाहते हो। गोकू एकदम से वेजिटा पे हमला करता है पर वेजिटा गोकू को एक खिंचा के लात मारता है जिससे गोकू दूर जाके गिरता है। गोकू खुद को संभालता है और बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मैंने उस टेक्निक को अभी तक ट्राई नहीं किया है। गोकू वेजिटा को बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और गेम नहीं खेलूँगा, अब मैं इस पूरे प्लेनेट को एक ही बारी में ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद गोकू अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और इस अटैक को धरती की तरफ शूट कर देता है। गोकू बोलता है कि अब तुम सब मारे जाओगे, मैंने इतनी ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर ली है कि तुम लोगों का नामो निशान भी नहीं बचेगा। गोकू के अटैक शूट करने के बाद वेजिटा उस अटैक को रोकने के लिए खड़ा होता है और गोकू बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो पर इस अटैक को रोकने के लिए तुम ताकतवर नहीं हो। वेजिटा गोकू के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और पिकलो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वेजिटा की ताकत काफ़ी है, लगता है ये पूरी धरती फटने वाली है। वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है गोकू के अटैक को रोकने की। दोस्त, ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि पूरी धरती हिल रही होती है और धरती पे हर जगह लोगों को महसूस हो रहा होता है कि ज़रूर कुछ खतरनाक हो रहा है। टीएन बोलता है कि ऐसा ही चलता रहा तो धरती इसे ज़्यादा देर नहीं झेल पाएगी। पूरी धरती पे भूकंप आ रहे होते हैं और कायोशिन भी अपने रैलम से देख रहे होते हैं।
ओल्ड कायोशिन बोलते हैं कि लगता है वेजिटा हार मानने वाला है, और कबीटो काय कहते हैं अगर ऐसा होता है तो धरती खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के अटैक को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि मुझे लगा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा ताकतवर होगी, मेरे हाथों की ताकत खत्म होती जा रही है, और इस अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे, पर एटलीस्ट धरती बच जाएगी, और इस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर तभी वेजिटा को याद आता है कि धरती को बचाने के लिए ट्रंक्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, और एकदम से वो अपनी सारी ताकत को बाहर निकालता है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और गोकू के अटैक को वो अपने पैरों से पुश करता है, जिसके बाद वो अटैक गोकू की तरफ ही जाने लग जाता है, और ईवल गोकू अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है, और ये अटैक धरती के बाहर चला जाता है, और धरती बच जाती है, और किसी और को भी चोट नहीं पहुंचती। गोकू बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वेजिटा एकदम से आता है और गोकू के पीछे खड़ा हो जाता है, और उसके पेट में खिंचा के घुसा मारता है। गोकू की ताकत ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी होती है, और इस अटैक के बाद उसकी ताकत और ज़्यादा कम हो जाती है, और वेजिटा उसे लगातार पीटने लग जाता है, और आखिरकार वेजिटा गोकू को एक बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है, जिससे गोकू जाके ज़मीन से टकराता है। एंड्रॉइड 17, गोटन और पिकलो ये सब कुछ देख के खुश होते हैं, और गोटन बोलता है कि वेजिटा ने कर दिखाया, अब एटलीस्ट वो गोकू बोलेगा और हम मेरे फादर की बॉडी को रिकवर कर पाएंगे। पिकलो बोलता है कि वेजिटा तो कमाल का है, उसने इतने ताकतवर अटैक को वापस कैसे भेजा। हम देखते हैं कि गोकू एक गड्ढे में पड़ा है, जो उसके ज़मीन से टकराने की वजह से बनता है। गोकू धीरे धीरे खड़ा होता है, और वेजिटा उसे बोलता है कि क्या तुम अब हार मानते हो? उस एनर्जी अटैक के बाद तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी ताकत नहीं बची है, अब तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो। कैकरोट किसी भी फाइट में कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने की कोशिश करता है, पर तभी वेजिटा उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके हाथ को मोड़ देता है। ईवल गोकू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो वेजिटा से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वेजिटा एक ही झटके में गोकू के हाथ को तोड़ देता है, और उसे उठा के एकदम चट्टान की तरफ फेंक देता है। गोकू जाके उस चट्टान से टकराता है, और वो चट्टान चकनाचूर हो जाती है, और गोकू आके ज़मीन पर गिरता है। गोटेन वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा बहुत हो गया, अगर तुमने उसे मार दिया तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम मेरे फादर की बॉडी को कैसे रिकवर करेंगे। पिकलो बोलता है कि उसका आखिरी अटैक एक स्पिरिट बम जितना ताकतवर था, और इसी वजह से गोकू की ताकत बुरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसने एक अटैक पे इतनी ज़्यादा ताकत क्यों वेस्ट कर दी है। गोकू धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है, और बोलता है कि ये बॉडी खुद ही अपने आप क्यों खड़ी हो जाती है। इतना बोलते ही वो दोबारा ज़मीन पर गिर जाता है, और बहुत बुरी हालत में होता है। वेजिटा बोलता है क्या तुम अब बोलोगे, या फिर तुम मेरे हाथों और मार खाना चाहते हो, और इस बार तुम मारे जाओगे, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मारने में ज़रा सा भी हिचकिचाऊंगा। गोकू फिर से धीरे धीरे खड़ा होता है, और बोलता है कि ठीक है, मुझे बस एक सेकंड दो। एंसेस्टर और कबीटो काय बहुत खुश हो रहे होते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है। कबीटो काय बोलते हैं एंसेस्टर आपने सही कहा था, उन लोगों ने ये लड़ाई अपने आप ही सुलझा ली। एंसेस्टर बोलते हैं कि मैंने कहा था ना, आप जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। तभी हम देखते हैं कि गोकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसके पास अभी भी 2 सेंसु बीन्स होते हैं। वो बोलता है कि ये मेरा आखिरी चारा है, इससे मुझे एटलीस्ट इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि मैं वेजिटा का ध्यान बटा के यहाँ से भाग सकूँगा। गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें वो बताऊँगा, पर पहले मैं ये दोनों सीड्स खाना चाहता हूँ। पिकलो दूर से चिल्लाता है कि वेजिटा गोकू को ऐसा मत करने देना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेंसु बीन्स खा के अपनी ताकत को रिकवर करना चाहता है और यहाँ से भागना चाहता है। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो बस अपनी दिक्कत को बढ़ा रहा है। गोकू इसके बाद सेंसु बीन्स खा लेता है। पिकलो बोलता है कि नहीं वेजिटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पर इतने में गोकू पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है, और उसकी ताकत पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो खुद भी सुपर सैयन 5 में बदलने में कामयाब हो जाता है, और हमारे सभी के सभी ज़ी वॉरियर से देख के हैरान होते हैं। पर किसी वजह से वेजिटा बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा होता। हम स्पेस में देखते हैं कि जो शख्स गोकू की ताकत का पीछा करते हुए धरती की तरफ आ रहा होता है, उसे भी ये एनर्जी महसूस हो जाती है। वो बोलता है कि ये कैकरोट की ताकत है और ये बहुत ज़्यादा कमाल की है। वो शख्स बोलता है आखिर उस प्लेनेट पे चल क्या रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं उस प्लेनेट पे पहुँचूंगा तब मैं दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर से मिल पाऊंगा। ईवल गोकू अपनी नई ताकत को देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि ये ताकत तो कमाल की है। ईवल गोकू बोलता है कि नैमेक तुम सही कह रहे थे, मैं रिकवर करने के बाद यहाँ से भागने वाला था, पर इस ताकत के बाद अब मैं इस प्लेनेट को ख़त्म करे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पिकलो बोलता है कि वेजिटा की बेवकूफ़ी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से धरती एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, अब तुमने सेंसु बीन्स खा लिए हैं, मुझे बताओ कि तुमने कैकारोट की बॉडी के साथ फ्यूज़ किया है। गोकू बोलता है कि शांत हो जाओ, अब तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सको। अगर मैं तुम्हें पूरी बात बताने पर आया तो आज का पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा,
और मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वेजिटा बोलता है कि तो ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने कैकरॉट की बॉडी के साथ फ्यूज़ क्यों किया है। ईवल गोकू बोलता है कि वैसे तो मुझे गोकू की बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, पर 1 साल पहले मुझे मौका मिला और मैंने गोकू की बॉडी के साथ फ्यूज़ कर लिया। ईवल गोकू बोलता है कि तुम्हें जो जानना था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब चलो इस फाइट को ख़त्म करते हैं। मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। पर वेजिटा को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटा बोलता है कि फिर तो तुम्हें बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि अब मेरा लड़ने का मन नहीं है। मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहता। गोकू ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या? पिक्लो, एंड्रॉइड 17 और गोटन ये सुन के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि जैसा कि तुमने सुना, अब मुझे इस फाइट को लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गोकू हंसता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी ताकत को देख के डर जाओगी। अब मेरी ताकत तुम्हारी ताकत के लिमिट को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो ठीक है, मैं अपने प्लान के हिसाब से इस प्लैनेट को ख़त्म कर देता हूँ। वेजिटा बोलता है कि तुम जो सोचना चाहते हो वो सोचो, पर ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरी जगह कोई और लड़ेगा। गोकू बोलता है कि कोई और? उन तीनों में से मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो मुझसे लड़ सकता हो। वेजिटा बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते होगे। पिक्लो अपने मन में सोचता है कि वेजिटा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आखिर तुम ये फाइट ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है कि गोटेन, मैं तुमसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा हूँ। गोटेन बोलता है कि वेजिटा, आखिर तुम ये फाइट क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसे हरा नहीं पाओगी? वेजिटा बोलता है कि मैं कैकरॉट को देख के बता सकता हूँ कि फ्यूजन के बाद उसकी ताकत कम हो गई है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा आराम से हरा सकता हूँ और इसीलिए मैं ये फाइट नहीं लड़ना चाहता। गोटेन बोलता है कि वेजिटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये इंसान धरती को तबाह करना चाहता है, तो तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे लड़ो और उसे हराओ। गोटेन बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरी ताकत तुम लोगों के बराबर भी नहीं है। वेजिटा बोलता है कि गोटेन, मैं उसकी टेल को काटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो, पर उतने टाइम तक मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाऊँगा। एक बार अगर उसकी टेल कट गई तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बनाए नहीं रख पाएगा और इसके बाद तुम उससे लड़ सकते हो। तो जब मैं तुम्हें कहूँ तो उस पर अटैक करना। गोटेन बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुमने उसकी टेल काट भी दी और वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को खो भी देता है, पर फिर भी वो सुपर सैयन 3 में बदलने में कामयाब हो जाएगा। वेजिटा बोलता है मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी तुम उसे हरा सकते हो, और अगर तुम उसे नहीं भी हरा पाए तो मैं यहाँ पर हूँ, पर फिलहाल मैं इस कमज़ोर कैकरॉट से नहीं लड़ना चाहता हूँ। गोटेन बोलता है कि ठीक है वेजिटा, हम तुम्हारे प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। गोकू वेजिटा को बोलता है कि मैं धरती को तबाह करने वाला हूँ, तो तुम क्या वहीं पे खड़े रह के कुछ नहीं करने वाले हो? तभी वेजिटा गोटेन को बोलता है कि गोटेन अब। गोटेन एकदम से सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और गोकू पे अटैक करता है। ईवल गोकू बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। गोकू एक अटैक बनाता है और गोटेन की तरफ शूट कर देता है। गोटेन बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही आसान होने वाला है वापस भेजने के लिए। गोकू बोलता है कि ठीक है, तो इसे टच करके देखो। दोस्तों, ये वही अटैक है जो गोकू ने गोहान पे शूट किया था और जिस अटैक की वजह से ट्रंक्स मारा जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है गोकू पे अटैक करने का। वो एकदम से गोकू के पीछे चला जाता है और उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। गोकू ये देख के हैरान रह जाता है। तभी वेजिटा उस अटैक को देखता है। वो बोलता है कि कहीं ये अटैक वही तो नहीं है, इसके अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है। वो बोलता है कि गोटेन, उस अटैक को छूने की कोशिश भी मत करना। गोटेन एकदम से वेजिटा को सुन लेता है और उस अटैक से खुद को बचा लेता है। गोटेन वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, उस अटैक में क्या था? वेजिटा गोकू की टेल को काटने ही वाला होता है, पर गोकू ने वेजिटा को पहले ही देख लिया होता है और वो वेजिटा की गर्दन पर अटैक करता है और वेजिटा बेहोश हो जाता है और अपनी सुपर सैयन 5 की ट्रांसफॉर्मेशन को भी खो देता है। वेजिटा ज़मीन पर गिर पड़ता है। गोटेन, एंड्रॉइड 17 और पिक्लो ये सब कुछ देख के हैरान रह जाते हैं और गोकू बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरी टेल को काटना चाहते थे। मैं समझ गया हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज इस टेल में ही है, तो अब मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। गोटेन बोलता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया है? अगर हम दोनों फ्यूज़ हो गए तो हम बड़े आराम से इसे हरा सकते हैं। पिक्लो गोटेन को बताता है कि गोटेन, ट्रंक्स अब यहाँ पे नहीं आने वाला, उसे ईवल गोकू ने मार दिया है। गोटेन हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ट्रंक्स मारा जा चुका है? गोकू वेजिटा को बोलता है कि मुझे पता था कि वो अटैक तुम पे काम नहीं करेगा, तो तुम पे उस अटैक का यूज़ ना करना एक अच्छा डिसीजन था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब मरो। ट्रंक्स के मरने की बात सुन के गोटेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पावर अप करता है और बोलता है कि बहुत हो गया। गोकू, एंड्रॉइड 17 और पिक्लो गोटेन की ताकत को देख के हैरान रह जाते हैं। गोटेन एकदम से ईवल गोकू के पास जाता है और उसे पीटने लग जाता है और उस पर लातों और घूंसों की बरसात कर देता है, और अचानक से ही किसी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और अपने बेस लेवल पे चला जाता है। गोकू को हल्की सी चोट लगी होती है। वो बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का,
गोकू एकदम से गोटन के पेट में एक बहुत जोरदार घुसा मारता है और गोटन बहुत दूर जाके एकदम से चट्टान से टकराता है। गोकू वेजिटा को बोलता है कि तुम्हारी मरने की बारी बाद में आएगी, पहले मैं इस बेवकूफ़ को ख़त्म कर दूँ। गोकू जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि वेजिटा वहाँ से गायब हो गया है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और वॉरियर आ गया है और ये वॉरियर होता है माजू। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ काय ग्रैंड काय से बात कर रहे होते हैं और ग्रैंड काय नॉर्थ काय को बताते हैं कि उन्हें ड्रैगन बॉल के ओरिजिन्स के बारे में कुछ नहीं पता। किंग काय ग्रैंड काय को थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि वो देख रहे हैं कि ये बैटल कैसे बढ़ रही है। तभी वो अर्थ पे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेजिटा बेहोश हो चुका है और ऊब अब बैटल फील्ड में पहुंच चुका है। ऊब ने वेजिटा को बचा लिया होता है और पिकलो को पकड़ा दिया होता है। ऊब पिकलो को बोलता है कि मिस्टर पिकलो, गोटेन अब बेहोश हो चुका है, क्या आप उसे मिस्टर वेजिटा के साथ किसी सेफ जगह पर लेके चले जाएंगे? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मास्टर गोकू के अंदर से इतनी ईवल की क्यों निकल रही है? पिकलो ऊब को बताता है कि ऊब, गोकू ने किसी ईवल शख्स के साथ फ्यूज़ कर लिया है और अब वो शख्स धरती को ख़त्म करना चाहता है। ऊब बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद पिकलो वेजिटा और गोटेन को वहीं पे लेके चला जाता है जहाँ पर वो गोहान और पैन को लेके गया था और वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। हम देखते हैं कि वेजिटा बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। पिकलो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मैं तुम्हारा प्लान अच्छी तरीके से समझ गया था और वो सच में एक कमाल का प्लान था, पर तुम्हारे जैसा समझदार शख्स भी ये नहीं सोच सकता था कि गोकू के पास ऐसी कोई टेक्निक भी होगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम उस शख्स को नहीं हरा पाए। तुम उस शख्स को मारना चाहते थे और अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे, पर शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो। अब हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऊब के इतने लंबे समय से चल रही ट्रेनिंग उसके काम आए। गोकू ने उसे ऐसे ही समय के लिए प्रिपेयर किया था, पर ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। ऊब ईवल गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। ऊब अपने मन में बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि किंग काय को जल्दी कोई सोल्यूशन मिल जाए। और ईवल गोकू अपने मन में बोलता है कि लगता है मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। इतने में पिकलो वेजिटा और गोटेन को छोड़ के वापस आ जाता है। ऊब गोकू से बोलता है कि क्या वो लड़ने के लिए तैयार है, और गोकू बोलता है कि बच्चे, तुम ज़्यादा ही उछल रहे हो। और गोकू और ऊब दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एकदम से ऊब गोकू पे हमला कर देता है और गोकू उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। गोकू बोलता है कि बच्चे, तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो। पर ऊब से लड़ते लड़ते उसे समझ आ जाता है कि गोटेन ने उसके पेट में जो पंच मारा था उससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऊब गोकू पे फिर से हमला करता है और इस बारी गोकू उसके अटैक से बड़े मुश्किल से खुद को बचा पाता है। और अब गोकू को गुस्सा आने लग जाता है। गोकू ऊब को खिंचा के एक घुसा मारता है और ऊब अपने आप को बचा लेता है। गोकू बोलता है कि तुम बस कचरा हो। ऊब खुद को बचाते बचाते गोकू को लात मारने की कोशिश करता है, पर गोकू खुद को बचा लेता है और ऊब को पंच मारने की कोशिश करता है। गोकू और ऊब दोनों एक दूसरे के पंचेस को डॉज कर रहे होते हैं और पिकलो सोच रहा होता है कि ऊब तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है, पर क्या उसकी ताकत गोकू से लड़ने लायक है या नहीं। कायोशिन रैल में हम देखते हैं कि कबीटो काय एंसेस्टर के लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। एंसेस्टर कबीटो काय पे चिल्लाते हैं कि तुमने कॉफ़ी लाने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया। अगर ऊब ना होता तो गोटेन और वेजिटा ऑलरेडी मारे जा चुके होते। ऊब और गोकू की घमासान लड़ाई चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पे लातों और घूंसों की बरसात कर रहे होते हैं, पर दोनों ही डिफेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोनों में से कोई भी शख्स दूसरे शख्स को चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। गोकू का पंच ऊब के चेहरे पे लगता है और ऊब का पंच गोकू की छाती पे लगता है, पर दोनों को ही चोट नहीं लगती। वो दोनों एक दूसरे से दूर जाके खड़े हो जाते हैं और ऊब बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझसे सीरियसली क्यों नहीं लड़ रहे हो। गोकू बोलता है कि ठीक कहा, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर तुम जैसे से लड़ने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऊब अपने मन में सोचता है कि कितनी अजीब बात है। ये बात तो सही है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर उसके अटैक्स बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं और उसकी ताकत वेजिटा की ताकत के बराबर भी नहीं है, जबकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल सेम है। आखिर वेजिटा के मुकाबले गोकू की स्पीड और एक्यूरेसी इतनी कम क्यों है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वेजिटा के मूव्स को गलत रीड कर लिया हो। इसके बाद ऊब गोकू की बॉडी का स्कैन करने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ऊब गोकू पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू उस टेक्निक के चपेट में आ जाता है, पर यह टेक्निक गोकू को चोट पहुंचाने के लिए नहीं थी। गोकू बोलता है कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। ऊब बोलता है कि मैंने तुम्हारी पेट में लगी हुई चोट को ठीक कर दिया है और अब तुम मुझसे बेहतर लड़ पाओगे। मुझे इस फाइट में कोई भी एडवांटेज नहीं चाहिए। गोकू अपने मन में सोचता है कि उसने मुझे हील कर दिया है, पर इसके पास ऐसी एबिलिटी कहाँ से आई। इसके बाद गोकू ऊब की तरफ देखता है और बोलता है
कि मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। उसकी बॉडी के अंदर 2 प्रेजेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी नेमेक के साथ फ्यूज़ कर रखा हो। इसके बाद गोकू हँसने लग जाता है और बोलता है कि अब मैं उन दोनों की बॉडी को अलग कर दूँगा और देखूँगा कि उसकी बॉडी के अंदर कौन छुपा हुआ है। मुझे बस एक स्पेल रीड करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गोकू की बॉडी से बाहर आने की ज़रूरत है। बच्चे, तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद गोकू ऊब के ऊपर एक स्पेल रीड करता है और एकदम से ऊब और माजिन बू दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद हम उस टाइम को देखते हैं जब ऊब और गोकू ने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी। गोकू छोटे से ऊब के साथ एक चट्टान के पास खड़ा होता है। ऊब अपनी 2 उँगलियों से चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और गोकू बोलता है कि नहीं ऊब, तुम बस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। ऊब बोलता है, पर ताकत के बिना मैं अपनी 2 उँगलियों से इस चट्टान को कैसे तोड़ पाऊंगा। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फिजिकल ताकत सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करती है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारा की कंट्रोल, और उसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा शांत होना ज़रूरी है। तुम अभी समझ जाओगे। गोकू उस चट्टान के पास जाता है और ऊब को बोलता है कि ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। गोकू कॉन्सेंट्रेट करता है और बस एक ही झटके में अपनी 2 उँगलियों से उस चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। ऊब इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस होता है और गोकू ऊब को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ऊब की ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और हालांकि हमारे को ये ड्रैगन बॉल जी में नहीं दिखाया गया है, पर शायद ऊब इस बीच में मारा जाता है और उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है जिस टूर्नामेंट में गोकू पाइकॉन से लड़ा था, और ऊब भी इस वक्त पाइकॉन से लड़ रहा होता है और ये इस मैच का फाइनल होता है। वो दोनों एक दूसरे पे लातों और गुस्से की बरसात कर रहे होते हैं। अनाउंसर बोलता है कि ये फाइनल बैटल है और बहुत ही टक्कर की लड़ाई हो रही है। ऊब पाइकॉन के साथ बराबरी पर लड़ रहा है। ऊब और पाइकॉन एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं और किंकाई गोकू से बोलते हैं कि गोकू, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तुम ऊब को 2 साल से ट्रेन कर रहे हो और ऊब इस बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और वो बहुत जल्दी सीखता है। इस बीच में पाइकॉन अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाता है और ऊब उसे झेलने के लिए तैयार खड़ा होता है। गोकू उस टेक्निक को देखता है और बोलता है कि अरे नहीं, ऊब को उस टेक्निक के बारे में नहीं पता है, उसकी बॉडी उस टेक्निक को नहीं झेल पाएगी। पाइकॉन अपना अटैक इस्तेमाल करता है और इस अटैक का नाम होता है थंडर फ्लैश अटैक। पर इससे पहले कि पाइकॉन अपना टेक्निक का इस्तेमाल करे, ऊब उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये एक नॉकडाउन है और इसने शायद पाइकॉन को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया है। ऊब बोलता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, वो बस कुछ घंटों तक बेहोश रहेगा। और इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ऊब इस टूर्नामेंट का विनर है। गोकू किंकाई को बोलता है कि ये अटैक कनेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अपोनेंट मरे भी ना, इस तरीके से अटैक करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। किंकाई बोलते हैं कि अच्छी बात तो यह है कि उसे ये अटैक दोबारा सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। किंकाई गोकू से बोलते हैं कि गोकू, मुझे लगता है कि एक दिन ऊब तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा। और इस चीज़ को सुन के गोकू काफ़ी खुश लगता है। और इसके बाद हम आज के दिन में आ जाते हैं जहाँ ईवल गोकू और ऊब की लड़ाई चल रही होती है। ईवल गोकू ने माजिन बू और ऊब को दोनों को अलग कर दिया होता है। ऊब भी ये देख के हैरान होता है और पिकलो बोलता है कि उसने ऊब और माजिन बू को आखिर अलग कैसे कर दिया है। ये चीज़ करने में तो गॉड्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हम देखते हैं कि माजिन बू बेहोश पड़ा हुआ होता है और ऊब उसे ही देख रहा होता है। ईवल गोकू बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी टेक्निक ने काम कर दिया है, जबकि दूसरा शख्स नेमेक भी नहीं है। ऊब अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इसके पास कोई ऐसी भी एबिलिटी होगी। अब ये लड़ाई मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और उससे भी अच्छी बात, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई है। बू पूरी तरीके से बेहोशी पड़ा होता है। ऊब किंकाई से टेलीपैथी के थ्रू बात करता है और पूछता है कि किंकाई, क्या आपको कुछ पता चला? किंकाई बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल होगा। ऊब बोलता है कि ठीक है, तो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वो रिस्क लेना ही होगा। किंकाई बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? कहीं तुम उस टेक्निक को इस्तेमाल करने की बात तो नहीं कर रहे हो? ऊब बोलता है कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं रह गया है, मुझे उसके लेवल पे लड़ना ही होगा। किंकाई ऊब से बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए इजाज़त दी थी क्योंकि तुम बू के साथ मर्ज हो चुके थे, पर तुम्हारी बॉडी उस टेक्निक को अकेले नहीं झेल पाएगी, तुम मारे भी जा सकते हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? गोकू ऊब से बोलता है कि वाह, तुम्हारी ताकत तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब तुम मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो। ऊब बोलता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है? इसके बाद ऊब अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, मैं हमेशा से ही इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद ऊब कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। किंकाई ऊब से बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इस टेक्निक का कोई फ़ायदा नहीं होगा,
बस तुम अपनी बॉडी को तबाह कर लोगे। ऊब कायोकेन एक्टिवेट करते ही ईवल गोकू पे हमला कर देता है। गोकू को लग रहा होता है कि ऊब डिफ्यूज होने के बाद हार मान लेगा और इसी वजह से वो ऊब के हमला करने से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। ऊब अपनी फुल स्पीड में जाता है और गोकू के चेहरे पे खिंचा के घुसा मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू अपनी सुपर सैयन 5 की फॉर्म में भी इस पंच से नहीं बच पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। ऊब एकदम से उसके पास जाता है और वो एकदम से गोकू का पैर पकड़ता है और गोकू को उठा के एकदम से हवा में फेंक देता है। ऊब इस फाइट में गोकू पे पूरी तरीके से हावी होता है और वो इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो गोकू के पीछे जाता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके। ऊब अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना नेक्स्ट अटैक कनेक्ट करना ही होगा। अगर मैं उसे बेहोश कर पाया तो हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा ताकि हम उसके बारे में और ज़्यादा पता लगा सकें। पर गोकू हवा में आते आते ही रुक जाता है और ऊब का पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। और इसके बाद ईवल गोकू ऊब पे वही हमला करता है जो उसने ट्रंक्स पे किया था ताकि वो ऊब को एक ही बारी में ख़त्म कर सके। ऊब को इस अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता है पर वो फिर भी अपने आप को बचाने के लिए उस अटैक के रास्ते से हट जाता है। वो फिर से गोकू के पास जाता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। वो गोकू को एक खिंचा के लात मारता है और एक बारी फिर गोकू खुद को नहीं बचा पाता है और ज़मीन से जाकर टकराता है। इसके बाद ऊब अपने मन में सोचता है कि मास्टर गोकू ने मुझ पर जो अटैक किया था उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अजीब थी, पता नहीं वो अटैक क्या था। गोकू ऊब की ताकत एकदम से बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं इस बच्चे ने एक ही झटके में अपनी ताकत डबल कैसे कर ली, वो भी बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ज़रूर वो अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहा होगा और शायद इसी वजह से इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पर अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा करेगा तो उसकी बॉडी पे इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में ज़रूर कोई प्लान होगा जिससे वो मुझे एकदम से हरा सके। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ। और ये सोचने के बाद ईवल गोकू फिर से खड़ा हो जाता है ताकि वो ऊब के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। ऊब अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि किंकाई ने और मास्टर गोकू ने मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से मना क्यों किया था। मुझे अपनी बॉडी पे इस टेक्निक का असर पता चल रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से थकावट हो रही है। पर मुझे इस वक्त चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपना एक अटैक कनेक्ट करना है और इसके लिए मुझे सही मोमेंट का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद गोकू फुल स्पीड में ऊब पे हमला कर देता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू और ऊब में बहुत ही टक्कर की लड़ाई चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात कर रहे होते हैं। पिक्कोलो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऊब और गोकू इन दोनों की ही ताकत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल ऊब बहुत अच्छा कर रहा है और धरती को नुकसान नहीं पहुंचने दे रहा है, पर गोकू और ऊब की फाइट से फिर भी धरती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, वो भी अगर धरती तबाह ना हो रही हो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि किंकाई बोल रहे होते हैं कि ऊब, इसके आगे फाइट कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही इस वक्त तुम गोकू को टक्कर दे पा रहे हो पर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और तुम्हारी ताकत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ से जल्दी निकलो, तुम अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स कर रहे हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद किंकाई बोलते हैं कि ऊब, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था। इसके बाद हम किंकाई की मेमोरी में वो देखते हैं जब उन्होंने ऊब को इस बारे में बताया था। हम देखते हैं कि किंकाई ऊब से बोलते हैं कि ऊब, क्या तुम्हें वो ईवल प्रेजेंस महसूस हुई। ऊब बोलता है कि हाँ कायोशिन, मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। किंकाई बोलते हैं कि अभी तुम्हें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गोहान वहाँ पे जा रहा है और फिलहाल तुम अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मेडिटेट करो ताकि तुम कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल कर सको। ऊब बोलता है कि कायोकेन, पर किंकाई, आपने तो मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करने से मना किया है। आपने ही बोला था कि मेरी बॉडी काफ़ी यंग है उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। किंकाई बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, और जब से तुम्हारा बू के साथ फ्यूजन हुआ है तुमने काफ़ी सारी नई टेक्निक्स तो सीखी ही हैं, पर उसके अलावा फ्यूजन की वजह से तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी मैच्योर हो गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि कायोकेन टेक्निक यूज़ करने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम जल्दी से जाके उसे हरा सकते हो और जब तक गोहान उसे रोक लेगा और तब तक मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानने का टाइम मिल जाएगा। ऊब किंकाई से बोलता है कि ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ईवल की किसके अंदर से आ रही है। इस पॉइंट पे ऊब नहीं जानता था कि ये ईवल की उसके मास्टर गोकू के अंदर से ही आ रही है। किंकाई ऊब से बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि किंकाई बोल रहे होते हैं कि ऊब, अब तुम्हारी बॉडी फिर से यंग हो गई है और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। धरती पे ऊब और गोकू का क्लैश अभी भी जारी होता है और ऊब बोल रहा होता है कि मुझे इस शख्स को बेहोश करने के लिए अटैक करने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, पर फिलहाल मेरे पास काफ़ी एनर्जी है। और इस पॉइंट पे गोकू ऊब पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उन दोनों की फाइट काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लात मारते हैं और दोनों के पैर टकराते हैं। इसके बाद गोकू और ऊब एक दूसरे से दूर जाके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही ऊब जाके खड़ा होता है
वैसे ही उसका पैर लड़खड़ाता है और वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है। ऊब बोलता है कि लगता है कि लास्ट अटैक में मेरा पैर टूट गया है, और पिक्लो भी ये देख के हैरान होता है। और जैसा कि गोकू ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो बोलता है कि बच्चे, तुम जितना लड़ सकते थे उतना लड़ लिए। मैं जानता था कि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हारी बॉडी में इतनी ताकत होना ही इम्पॉसिबल था। ऊब बोलता है कि मेरे पास अभी भी ताकत बाकी है, पर मेरे पैर की ऐसी हालत होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। गोकू एकदम से हवा में जाता है और बोलता है कि तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। अब मैं इस प्लेनेट का नामो निशान भी नहीं छोड़ूंगा। और वो धरती की तरफ एक अटैक बनाने लग जाता है। ऊब ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं अब हार नहीं मान सकता। मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बस अपने हाथों की ज़रूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब अपनी ताकत को इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपना सबसे ताकतवर अटैक कामेहामेहा वेव बनाता है। और गोकू ये सब कुछ करते हुए ऊब को देख लेता है और वो भी अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और अपना बेस्ट अटैक धरती की तरफ शूट करता है। ऊब भी धरती को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके अपना अटैक शूट करता है और गोकू और ऊब में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। गोकू ऊब से बोलता है कि बच्चे, तुम अपनी ऐसी हालत में भी अटैक करना चाहते हो। ऊब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि पिक्लो भी फाइट में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 7 पिक्लो से बोलता है कि क्या तुम सच में वहाँ पे जाने की सोच रहे हो? तुम वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा वहाँ पर जाना बेकार रहेगा। पिक्लो बोलता है कि मैं जानता हूँ, पर अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। पिक्लो नंबर 17 को बोलता है कि नंबर 17, तुम यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द कैप्सूल कॉर्प तक पहुँचने की कोशिश करो और रास्ते में तुम वेजिटा और बाकी सभी को भी अपने साथ लेकर जाना और जितना जल्दी हो सके एक शिप में इस प्लैनेट को छोड़ देना। इससे एटलीस्ट हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि फ्यूचर में हम इस शख्स को हरा सकेंगे। इसके बाद पिक्लो गोकू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और नंबर 17 को बोलता है कि नंबर 17, तुम अभी जाओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। पिक्लो गोकू के पास पहुंचता है और अपना स्पेशल बीम कैनन बनाने लग जाता है। पिक्लो अपना अटैक शूट करता है और गोकू बोलता है कि नैमेट, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। और गोकू बस अपने एक ही अटैक से पिक्लो को हरा देता है। इसके बाद गोकू ऊब से बोलता है कि बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। बहुत ही जल्द तुम्हारे हाथों के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पैरों के साथ हुआ। ऊब बोलता है कि वो सही बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा और मुझे इससे भी बड़ा खतरा उठाना होगा, वरना मुझे जो चांस मिला है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर गोकू ने कहा था कि मुझे इस धरती का डिफेंडर बनना है। इसके बाद ऊब अपनी ट्रिपल कायोकेन का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी में से हर जगह से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। गोकू ऊब की बढ़ती हुई ताकत को देख के बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऊब बोलता है कि मास्टर गोकू, मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू से वो अटैक टकरा जाता है। थोड़ी ही दूर पिक्लो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और बोलता है कि ऊब ने कर दिखाया। पर तभी हम देखते हैं कि पिक्लो के पीछे एकदम से गोकू आ जाता है और एकदम से आके पिक्लो को लात मारता है। पिक्लो इस अटैक की वजह से बहुत दूर जाके गिरता है। ऊब ये सब कुछ देख रहा होता है और गोकू बोलता है कि वाह, वो अटैक तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। मैं सही समय पर टेलीपोर्ट का इस्तेमाल कर पाया और उस अटैक को डॉज कर दिया। इसके बाद गोकू ऊब की तरफ देखता है और बोलता है कि बच्चे, ये तुम्हारा अंत है। और जैसे ही वो ऊब की तरफ मुड़ता है वो देखता है कि ऊब की जगह अब कोई नहीं है, ऊब गायब हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ऊब ने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया है और वो एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है। गोकू को लगता है कि अब वो मारा जाएगा, पर ऊब की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और इससे पहले कि ऊब गोकू पे अटैक कर पाए, गोकू अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है और ऊब को दूर फेंक देता है। ऊब में जरा सी भी ताकत नहीं बची थी तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है। गोकू बोलता है कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी ताकत ख़त्म हो चुकी होगी, पर अच्छी बात यह है कि तुम मेरी पूंछ के बारे में भूल गए, जिसका इस्तेमाल मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है और उसकी पूंछ को काट देता है। एंड्रॉइड 17 के आर्टिफिशियल बीइंग होने की वजह से गोकू उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। गोकू एकदम से वापस अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है और बोलता है कि ये तो वही शख्स है। पिक्लो भी ये देख के हैरान होता है कि एंड्रॉइड 17 अभी कहीं नहीं गया है। एंड्रॉइड 17 पिक्लो के पास आता है और बोलता है कि बेवकूफ़, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वेजिटा और बाकी सब कहाँ पर हैं, तो मैं उन्हें लेके कैसे भागता। गोकू अपने मन में बोलता है कि कितनी अजीब बात है, उस शख्स ने मुझ पर फिर से अटैक किया और मुझे पता भी नहीं चला। पर कोई बात नहीं, मेरी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि मेरा कोई भी राइवल नहीं बचा है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी भी एक सीट बाकी है। पिक्लो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और बोलता है कि एंड्रॉइड 17, हम उसे वो सीट नहीं खाने दे सकते, हमें उसे अभी रोकना होगा और उस पर अभी अटैक करना होगा। तभी हम ईवल गोकू की तरफ देखते हैं और उसका हाथ नहीं हिल रहा होता। वो बोलता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मेरा हाथ हिल क्यों नहीं रहा है। तभी ईवल गोकू की आवाज़ बदल जाती है
और एक शख्स बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तभी पिक्लो उस आवाज़ को पहचान जाता है और वो बोलता है कि कहीं ये आवाज़ गोकू की तो नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू के हाथ से सेंजुबिन गिर जाता है और गोकू पिक्लो को बोलता है कि पिक्लो, ऊब मर रहा है, प्लीज़ उसे जल्दी से सेंजुबिन खिला दो। पिक्लो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर वो समझ जाता है ये गोकू ही है। वो एकदम से जाके वो सेंजुबिन को उठाता है और सेंजुबिन को लेके ऊब के पास चला जाता है और उसे बोलता है कि ऊब, थोड़ी सी हिम्मत करो और इस सेंजुबिन को खा लो। इससे तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। ऊब उस सेंजुबिन को खाता है और उसकी ताकत पूरी तरीके से वापस आ जाती है। वो एकदम से ठीक होकर उठता है। इसके बाद गोकू ऊब को हाय बोलता है और ऊब बोलता है कि मास्टर गोकू, आपकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आखिरकार आप आज़ाद होने में कामयाब हो गए। गोकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी वो नहीं कर सकता और इसीलिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सबसे ताकतवर अटैक मुझ पे करो और मेरी बॉडी को पूरी तरीके से तबाह कर दो। पिक्लो, ऊब और एंड्रॉइड 17 ये सुन के हैरान रह जाते हैं। ऊब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मैं आपको बेहोश कर देता हूँ। गोकू बोलता है कि नहीं ऊब, इस शख्स ने मेरी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रखा है। हम दोनों फ्रीज हो चुके हैं और वैसे भी मुझे पता है कि ये शख्स क्या करना चाहता है और आगे जाके तुम लोगों के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं और कितनी देर ऐसे खड़ा रह पाऊँगा। ऊब चिल्लाता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोकू ऊब को तसल्ली देता है कि ऊब, ये मत भूलो कि तुम मुझसे कभी भी आके मिल सकते हो। मैं बस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। ऊब थोड़ा हैरान होने लग जाता है। गोकू बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके मुझसे कभी भी आके मिल सकते हो, जब भी तुम्हारा मन करे। ऊब बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं। गोकू बोलता है, समझने की कोशिश करो ऊब, मैं भले ही मर जाऊंगा पर तुम मुझसे फिर भी मिल सकते हो। इसके बाद ऊब को उसके बचपन की एक बात याद आने लग जाती है। जब वो गोकू के साथ बैठा था, गोकू उसे बता रहा होता है कि पिक्लो के एक अटैक से हम दोनों ही मारे गए थे। ऊब गोकू से पूछता है कि मास्टर गोकू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मरने के बाद कैसा लगता है? क्या वो बहुत ज़्यादा दुखद होता है? गोकू कुछ सोचने लग जाता है और वो ऊब को बोलता है कि ऊब, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मरने से ज़्यादा बिना जिए ही ख़त्म हो जाना ज़्यादा दुखद है। ऊब हंसता है और बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। और ऊब को गोकू का वो हंसता हुआ चेहरा भी याद आता है। ऊब बोलता है कि ठीक है मास्टर गोकू, जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। गोकू हंसता है और बोलता है, ऊब, बहुत बढ़िया। इसके बाद ऊब अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाने के लिए तैयार हो जाता है और गोकू उसके सामने खड़ा होता है मरने के लिए तैयार। और दोस्तों, गोकू ने ऊब से एक बात छुपाई होती है और हम देखते हैं कि गोकू फ्रूगो से एक बारी बात कर रहा होता है और गोकू फ्रूगो से पूछता है कि फ्रूगो, क्या मैं इमॉर्टल हो गया हूँ? फ्रूगो गोकू को बताता है कि गोकू, नहीं, तुम इमॉर्टल नहीं हुए हो। मैंने तुम्हें बस ये कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर तुम अभी भी मॉडल हो। गोकू फ्रूगो से पूछता है कि इसका मतलब अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा, ठीक कहा ना? फ्रूगो बोलता है कि नहीं, क्योंकि डिवाइन बीइंग्स की कोई भी सोल नहीं होती है और अगर तुम मर गए तो तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करना ही बंद कर दोगे और तुम इस पूरी यूनिवर्स में कहीं भी नहीं होगे। बस तुम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे और तुम्हारी बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी और बस तुम इस यूनिवर्स के साथ फ्यूज़ हो जाओगे। इसके बाद फ्रूगो गोकू को बोलता है कि पर तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें कोई भी खतरा नहीं है। दो ही तरीक़ों से तुम्हें ख़त्म किया जा सकता है। एक तो अगर तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए तो, और दूसरा एक डैगर की मदद से, जो कि एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बनता है जिसे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि गोकू को समझ आ जाता है कि ये उसका अंत है। ऊब गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि मास्टर गोकू, क्या कुछ गड़बड़ है? गोकू बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो। इसके बाद गोकू ऊब के अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाता है और ऊब उस पर अटैक करने ही वाला होता है और ऊब अपने मन में बोलता है कि मास्टर गोकू, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऊब की आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वो अपना सबसे पावरफुल अटैक गोकू पे करता है। पिक्लो, एंड्रॉइड 17, किंग काय और सुप्रीम काइस भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। गोकू ऊब के अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के अपने मन में बस आखिरी बार बोलता है, मुझे माफ़ करना ऊब, हम फिर कभी मिलते हैं। ऊब का अटैक गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक ही झटके में ऊब का अटैक गोकू से आगे टकरा जाता है। गोकू की बॉडी तबाह होना शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों में गोकू की बॉडी का नामो निशान मिट जाता है। ऊब की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। पिक्लो बोलता है,
कि उसने कर दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। गोकू के इतने बड़े सेक्रीफाइस के बाद ऊब ज़मीन पे बैठ जाता है और पिक्लो और एंड्रॉइड 17 ऊब की तरफ बढ़ते हैं। ऊब के चेहरे से पता चल रहा होता है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने ये क्या कर दिया है। ऊब गोकू को सेंस करने की कोशिश करता है पर वो उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता है। ऊब पिक्लो को बोलता है कि मिस्टर पिक्लो, क्या आप सेंस करके बता सकते हैं कि मास्टर गोकू की सोल क्या दूसरी दुनिया में पहुंच गई है या नहीं पहुंची है। पिक्लो गोकू की सोल को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है पर कुछ ही पलों में वो समझ जाता है कि गोकू की सोल दूसरी दुनिया में भी नहीं है। पिक्लो ऊब की तरफ बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है ताकि वो ऊब को समझा सके, पर ऊब पिक्लो के हाथ को झटक देता है और इंस्टा ट्रांसमिशन का यूज़ करके किंकाई के प्लैनेट पर चला जाता है। ऊब एकदम से किंकाई के सामने पहुंच जाता है और उनसे जाते ही पूछता है कि कायो-सामा, क्या आपको पता है कि मेरे मास्टर गोकू कहाँ पर हैं? किंकाई ऊब को बोलते हैं कि ऊब, मुझे माफ़ करना, पर गोकू इस दुनिया में नहीं आया है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर तुम्हें समझने की कोशिश करनी ही होगी। ऊब किंकाई की बिल्कुल भी नहीं सुनता और एकदम से उनके प्लैनेट से चला जाता है। किंकाई ऊब से बोलते हैं कि ऊब, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। सुप्रीम काई की दुनिया में हम देखते हैं कि कबीटो का एंसेस्टर से बोलते हैं कि गोकू का यहाँ पे कोई भी ट्रेस नहीं है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। एंसेस्टर बोलते हैं कि गोकू के पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई थी। उसे ऊब के हाथों तबाह होने के लिए उससे झूठ बोलना ही पड़ा ताकि वो अपनी बॉडी के साथ साथ उस शख्स को भी ख़त्म कर सके जो उसकी बॉडी के साथ फ्यूज़ हुआ था। कबीटो काई बोलते हैं कि गोकू के पास ज़रूर कोई बहुत ही बड़ा रीज़न रहा होगा और वो रीज़न धरती को बचाने से बड़ा होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अब मुझे नहीं लगता कि हमारे को वो रीज़न पता चल पाएगा। ड्रैगन प्लैनेट पर हम देखते हैं कि गेरेट नाम का एक शख्स फ्रोगो से बात कर रहा होता है और बोलता है कि लगता है इस यूनिवर्स की सील आखिरकार टूट गई है और आखिरकार वो लगता है डिवाइन वर्ल्ड के साथ जुड़ गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि गोकू अब मारा जा चुका है। मैंने सही कहा ना फ्रूगो? फ्रूगो बोलता है कि लॉर्ड गेरेट, आपने सही कहा। इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो उस फ्यूजन को ख़त्म कर सके और गोकू को भी ये बात पता थी जब उसने सैंडलॉन्ग के साथ फ्यूजन किया था और गोकू के पास बस दुनिया को बचाने के लिए एक ही ऑप्शन रह गया था और वो था खुद को तबाह कर लेना। दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऊब चारों तरफ गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और उसे गोकू कहीं भी नहीं मिल रहा होता। ऊब रोने लग जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर कहीं भी नहीं है, और वो मास्टर गोकू कह के चिल्लाने लग जाता है। तभी हमें समझ आने लग जाता है कि ये सब कुछ बस फ्यूचर की एक झलक थी। वापस प्रेजेंट टाइम में आके हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी पर वो ईवल शख्स दोबारा से कब्जा कर लेता है और वो ये सब कुछ बस फ्यूचर में देख रहा था और ये वही समय होता है जब ऊब गोकू पे अटैक कर रहा होता है। ईवल गोकू अपने आप को बचाने के लिए एक स्पेल पड़ता है। ऊब एकदम से समझ जाता है कि गोकू की बॉडी में कुछ हलचल हो रही है और वो अपने अटैक की डायरेक्शन एकदम से चेंज कर देता है। ऊब का अटैक एकदम से गोकू के बराबर में से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी में से दो शख्स निकलते हैं। ये दोनों शख्स ही हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। एक तो एक कायोशिन की तरह दिख रहा होता है और एक दूसरा शख्स एक नेमिकिन की तरह दिख रहा होता है। कायोशिन की तरह दिख रहा शख्स एकदम से होश में आ जाता है और हमारे हीरोज उसे देख के हैरान रह जाते हैं। पिक्लो उस शख्स की एनर्जी को महसूस करता है और बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है? इसकी बॉडी में से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काय हो? वो शख्स पिक्लो की तरफ ही देख रहा होता है और वो हंसता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू ज़मीन पे बेहोश पड़ा होता है और जो शख्स नेमेक की तरह दिख रहा होता है वो भी बेहोश पड़ा होता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। पिक्लो बोलता है कि वो शख्स भाग गया। उसने आखिरी समय पे गोकू से अलग होने का फैसला किया ताकि वो गोकू के साथ मारा ना जाए। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि उस दूसरे शख्स का क्या जो गोकू के साथ वहाँ पे पड़ा है। ऊब गोकू की तरफ भाग के जाता है और गोकू को उठाता है। वो बोलता है कि मास्टर को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, मुझे लगता है वो बस आराम कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये दूसरा शख्स मर चुका है। एंड्रॉइड 17 उस शख्स के पास जाता है और बोलता है कि नहीं, ये मरा नहीं है, ये भी बस बेहोश है। पिक्लो बोलता है कि कितनी अजीब बात है, मुझे इस शख्स की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। एंड्रॉइड 17 पिक्लो से पूछता है तो क्या तुम इसे मारने वाले हो? पिक्लो बोलता है कि गोकू के साथ फ्यूज़ होने के बावजूद भी उनकी ताकत बहुत ज़्यादा कम थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बू आ जाता है। बू आखिरकार होश में आ गया है और वहाँ पर आकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पिक्लो पूछता है कि आखिरकार तुम उठ गए,
क्या तुम जल्दी से गोकू की बॉडी को हील कर सकते हो? इसके बाद वो गोकू के पास जाता है और उसे हील करने में लग जाता है। गोकू कुछ ही सेकंड्स में उठ जाता है और ऊब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। गोकू उस दूसरे शख्स की तरफ देखता है। पिक्लो गोकू से पूछता है कि गोकू, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? गोकू बोलता है कि नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। पिक्लो गोकू को बताता है कि गोकू, तुम्हारी बॉडी में एक और शख्स था जो कि अब यहाँ से जा चुका है। गोकू बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया। गोकू बू को बोलता है कि बू, क्या तुम इस शख्स की मदद कर सकते हो? पिक्लो गोकू से बोलता है कि गोकू, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हम नहीं जानते कि ये शख्स कौन है, हो सकता है ये बुरा हो। गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शख्स होगा। गोकू की ये बात सुन के पिक्लो अपने मन में सोचता है कि आखिर गोकू को ये कैसे पता हो सकता है, हम तो इस शख्स की को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। वो शख्स को ठीक कर देता है और कुछ ही पलों में वो शख्स भी उड़ जाता है। वो शख्स खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। काफ़ी देर बाद वो बोलता है कि उसे वो मिल चुका है और वो काफ़ी देर तक फिर से आसमान में देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ऊब गोकू को बोलता है कि मास्टर गोकू, आपको उससे कुछ कहना चाहिए। वो शख्स बोलता है कि मैं बस यही देख रहा था कि यहाँ पे आके चल क्या रहा था और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। वो शख्स बोलता है कि मेरा नाम एंटॉक है और जो शख्स अभी यहाँ से भाग गया उसका नाम पाओक है। पिक्लो एंटॉक से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो शख्स यहाँ से भाग गया है, तुम उस वक्त बेहोश पड़े थे। एंटॉक बोलता है क्योंकि मैं जहाँ पर होता हूँ वहाँ पर मैं हुए सारे के सारे इवेंट्स को देख सकता हूँ, चाहे मैं वहाँ पर एक्चुअली में ना रहा हूँ। पिक्लो ये सुन के हैरान रह जाता है। एंटॉक बोलता है कि बहुत ही लंबे समय पहले जब ये दुनिया बनी रही थी तब मैंने और पॉक ने एक बहुत ही ईवल मिस्टीरियस एनर्जी के साथ लड़ाई करी थी जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर गैलेक्सी को ख़त्म कर रही थी। कुछ ही समय में उस ईवल एनर्जी ने एक फिजिकल फॉर्म ले ली और तब उससे लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी हार पक्की लग रही थी और सारा का सारा यूनिवर्स पूरी तरीके से तबाह होने वाला था। तब इस यूनिवर्स के एक गॉड सामने आए और उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और दुनिया को बचा लिया। और उस लड़ाई के ख़त्म होने के कुछ समय बाद एक दूसरे गॉड सामने आए जिन्होंने कहा कि अब मैं इस दुनिया का नया गॉड होऊंगा। और शायद ये बात पॉक को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि ये बात सही नहीं है, उसने भी ईवल एनर्जी के साथ पूरी तरीके से लड़ाई करी है। वो गॉड बोलते हैं कि हाँ, पर तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है। और ये कहने के बाद वो मुझे डिवाइन वर्ल्ड लेकर चले गए जहाँ पर बाकी 12 यूनिवर्स के गॉड्स भी रहते थे। इसके बाद लाखों साल बीत गए और दुनिया में लाइफ बढ़ने लगी और मुझे पॉक के बारे में कभी भी कोई खबर नहीं मिली। पर एक दिन अचानक से एक पूरी की पूरी गैलेक्सी ख़त्म हो गई और ये पॉक ने किया था। वो अपनी ताकत को साबित करना चाहता था और ये करते ही वो डिवाइन वर्ल्ड में आ गया। एंटॉक पॉक से पूछता है कि पॉक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने उस गैलेक्सी को ख़त्म किया है? पॉक बोलता है कि हेलो एंटॉक, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी एक डिवाइन बीइंग हूँ, पर ये ताकत मुझे किसी ने दी नहीं है, ये मैंने खुद पाई है। और इतना कहते ही वो एंटॉक के सामने से गायब हो जाता है। एंटॉक पॉक के पीछे जाता है और उससे बोलता है कि पॉक, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पॉक बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। एंटॉक पॉक को बोलता है कि तुम गॉड बनने के लिए सच में इतने ज़्यादा बेताब हो कि तुम इस दुनिया में तबाही मचा रहे हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। एंटॉक पॉक को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है। पॉक अपने आप को बड़े आराम से बचा लेता है और बोलता है कि इस दुनिया को ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। और इसके बाद पॉक एंटॉक पे हमला कर देता है। एंटॉक और पॉक में काफ़ी लंबी लड़ाई चलती है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि दोस्तों क्रिएटर ने अभी तक इससे आगे की स्टोरी को रिलीज़ नहीं किया है और उसके रिलीज़ होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपको फिर से मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।